अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। ठीक है ना, मेजॉरिटी ऐसी है जिनका लास्ट अटेम्प्ट में कैफ निकला है और मतलब आप उस एलीट क्लास में ऐड होने जा रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाते हैं। 10,000 लोग हैं टोटल। ठीक है जी, 10,000 क्वालिफाइड लोग हैं जिसमें से शायद 1,000 के करीब दूसरी दुनिया जा चुके हैं और कोई तकरीबन 4-5 हजार के करीब पाकिस्तान में, 4-5 हजार के करीब बाहर हैं। ठीक है जी, जिंदा जिंदा पाकिस्तान के बाहर है। ठीक है जी, तो जो 1,000 वो अल्लाह के पास जा चुके हैं। देखो, कैफ और सी फैप में उतना ही फर्क है जितना एएफसी और कैफ में था। ठीक है जी, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया एक आई कैप का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। तो उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा 26% रिजल्ट, इससे ज्यादा बेहतर कैफ 7 का रिजल्ट है, कैफ 5 का रिजल्ट है, इंट्रो में इतना कम रिजल्ट क्यों, लॉ में इतना कम रिजल्ट क्यों? तो उस पे आई कैप ने ये बात बताई कि यार लोगों को ये लगता है कि यार ये भी एएफसी है, आखिरी के 10 दिन पढ़ेंगे तो पास हो जाएगा। कैफ में आते हैं उनको पहला झटका लगता है, वो बंदे के पुत्र बनते हैं। अच्छा, सीए फाइनल भी ऐसा ही है, लोगों को लगता है ये कैफ जितना कोर्स है। ठीक है ना, अक्सर बेशतर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो पेपर का डिसीजन लेते हुए ये सोच रहे होते हैं आखिरी दिन छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई, जो कोर्स आपका कोई पढ़ाने में 280, 290, 300 घंटे ले जाता है, ठीक है जी, तो खुद आप सोचें कि उस कोर्स को कवर करने के लिए मैं अगर खुद प्रैक्टिस करने बैठूं, अपने एंड पे कवर करने बैठूं, तो मुझे एटलीस्ट इतना टाइम देना है। ठीक है जी, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ऑलमोस्ट को 550-600 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने टोटल। तो मतलब अंदाजा लगा लो कि यार ये एक जॉइंट सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं अगर सिर्फ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट देखूं इसके अंदर, तो 1500 से ऊपर कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे बड़े, छोटे बड़े छोटे बड़े, 1500 से ऊपर कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, एवरेज अगर मैं लगाऊं तो देखो, मेरी इल्तिजा ये रहेगी कि इस सब्जेक्ट को, ये है, इसके साथ फिर बीएफडी लॉ है। देखो, इन सब्जेक्ट्स में जो तुम कैफ में चीजें देख कर आ रहे हो ना, उसके मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज्यादा चीजें। ठीक है जी, जैसे मैं सेफली ये कह सकता हूं कि FAR 2 का कोर्स सी फैप 1 के कोर्स का सिर्फ 10% है। कितना जी? 10%। तो इसका मतलब है आप 10 गुना ज्यादा FAR 2 पढ़ोगे। ठीक है जी, अभी जब हम कोर्स खोलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना। अच्छा देखो, लेकिन अल्लाह ताला ने ना आपको बड़ा जबरदस्त बनाया। अल्लाह ताला किसी वेल मछली के ऊपर ये नहीं कहता कि ये मेरी अशरफ मखलूक है, इतनी बड़ी मखलूक है। हाथी को नहीं कहता, आपको कहता है। क्यों? आपको अल्लाह ने दिमाग दिया, आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा सेटअप दिया है कि आप अडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर। ठीक है जी, अभी आप सी फैप का पढ़ना शुरू करोगे, आप उसके हिसाब से अडॉप्टेबल हो जाओगे। ठीक है जी, यानी आपको अब ये बड़ा कोर्स थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि ठीक है यार, आई कैन मैनेज इट। ठीक है जी, और 10,000 लोगों ने मैनेज किया तो यार आप कोई अलग थोड़ी हो। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं जनाब हमारे कोर्स में है क्या इसके अंदर। ठीक है जी, हमारे कोर्स में है क्या क्या, हमने कितनी चीजें कवर करनी है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि डे 1 पे ये सारी चीजें आपके पास नोटबुक में लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आगे आपको पता हो कि क्या चीज हो चुकी है और क्या नहीं हुई है। ठीक है जी सर, हमारे पास ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंसोलिडेशन। ठीक है जी, ये हमारे कोर्स का ऑलमोस्ट 25 से 35% है। ठीक है जी, आमतौर पे इस पे एक सवाल आता है कोई 25 से 30 नंबर का। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है? अच्छा, अली हसन, अब आ रही है आवाज मेरी? देखो, आमतौर पे इस पे सवाल आता है कोई 25 से 35 मार्क्स का। ठीक है जी, आप ये कह सकते हैं कि सर अगर किसी बंदे को कंसोलिडेशन नहीं आती है ना, या कंसोलिडेशन वीक है उसकी, तो FFR का पेपर वो पास नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, और कंसोलिडेशन में आप हर अटेम्प्ट में एक नई चीज देखते हो। एक अटेम्प्ट में आप देखोगे कि जी एक सब्सिडरी है जो फॉरेन सब्सिडरी है, अगली अटेम्प्ट में आप देखोगे एक लोकल सब्सिडरी है, उस लोकल सब्सिडरी की एक सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी। फिर आप देखोगे कि कंपनी का एक एसोसिएट है और एक सब्सिडरी है, एसोसिएट ने सब्सिडरी को खरीद लिया, करो अकाउंटिंग बैठ गई। ठीक है जी, तो एक समंदर है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से ये कोई 25% कोर्स का है और ये तकरीबन को 25 से 30% टाइम भी खाएगा कोर्स का। हिस्टोरिकली एरिया आकाश देखते थे, इस दफा पूरा कंसोलिडेशन मैं भी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाएगा, आपको जो उससे बेहतर हो आप बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, 100% कोर्स में खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, अच्छा जी,
फिर हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड्स कौन कौन से आते हैं सर? हमारे पास IFRS 3 है, 10 है, IFRS 11 है, IAS 27 है, 28 है, 21 है और कैश फ्लोज है। इसमें से एक भी स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जो एग्जामिनर ने छोड़ा हो। आज तक सब पे सवाल है, ठीक है जी। मैं बिल्कुल लाइव पढ़ाऊंगा यार, सारी लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। एक भी स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जिसको आईकैप ने छोड़ दिया हो, ठीक है जी। एक स्टैंडर्ड पे आईकैप ने सवाल पूछा है, ठीक है जी। इसको छाप लो। हम सबको ये बात पता है कि जी IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन का है, कंसोलिडेशन पे हमारा IFRS 10 है, ठीक है जी। ज्वाइंट ऑपरेशंस क्या है सर? इसको हम जरा डिटेल में देखेंगे। ज्वाइंट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ज्वाइंट ऑपरेशंस ये होते हैं कि जी जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ईरान की गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलके एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जो पाक ईरान इन्वेस्टमेंट्स के नाम से आप देखते हैं। इसमें दोनों की शेयर होल्डिंग 50-50% है, ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए जाते हैं जो दो कंपनीज मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देती है उनके ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जैसे एक पाइपलाइन कोई कंपनी जो है वो बना दे, PPL और NRL मिलके, ठीक है जी। एक से ज्वाइंट एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, वो ऑयल ढूंढना चाह रहे हैं, तो उन्होंने काला शिकागो में एक सेटअप बनाया। उन्होंने कहा भाई एक कंपनी खर्चा करेगी तो मे भी उसको ज्यादा लॉसेज हो, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, ऑयल एक्सप्लोरेशन की एक्सरसाइज की। ऑयल निकल आएगा, दोनों का फायदा होगा, नहीं निकला तो एटलीस्ट दोनों को नुकसान थोड़ा थोड़ा होगा। ज्वाइंट ऑपरेशंस को हम देखेंगे डिटेल में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? ये क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेरेंट कंपनी, एक ग्रुप के अंदर पेरेंट कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? अपने अकाउंट्स भी बनाना और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना, ऐसा ही है? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। पेरेंट कंपनी की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। उसके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अगर लॉ कहेगा तो बनाने, अदरवाइज नहीं बनाने। पेरेंट कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाती है जब कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो, ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। तो सर हमारे पास सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान के लॉ में लिखा है। अब सर एक सवाल आया, आई के आपने सवाल पूछा और ऊपर कंसोलिडेशन का डाटा लिखा हुआ था, नीचे उसने एक लाइन में लिख दिया कि आप बैलेंस शीट और P&L बनाएं सेपरेट बुक्स के हिसाब से। अब लोगों को ये चीज पता ही नहीं थी कि ऊपर जो चीजें आ रही हैं वो कंसोलिडेटेड बुक्स में तो रिफ्लेक्ट करना हमें आती है, सेपरेट बुक में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं ये हमें नहीं आती। तो उसको जरा तरीके से हमने देखना है, ठीक है जी। फिर सर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, ये आपको पता है सर। फिर हमारे पास सर फॉरेक्स का स्टैंडर्ड हम IAS 21 देखते हुए आ रहे हैं नीचे से, ठीक है जी। कैश फ्लोज तो पढ़ा है ना हम सबने, या कंसोलिडेटेड कैश फ्लो पढ़ोगे कैसे? यानी सर ग्रुप का कैश फ्लो, पेरेंट सब्सिडरी सबका मिला के एक सिंगल कैश फ्लो, ठीक है जी। अब एक अटेम्प्ट आई जब मैंने पढ़ाना शुरू किया से इन 2010-2011, ठीक है जी। उस वक्त एक अटेम्प्ट आई ICAP की, उससे कंसोलिडेटेड कैश फ्लो का सवाल पूछा 25 मार्क्स का, और नीचे लिख दिया कि ये कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से जाएगी, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो और वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो इसका मतलब है ICAP के एग्जामिनर ने ये नहीं सोचा कि बच्चा डायरेक्ट मेथड देख के आएगा या नहीं देख के आएगा, उसके पास एक समंदर जितना कोर्स है, उस बंदे ने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। और उस अटेम्प्ट में रिकॉर्ड फेलियर आया था, ठीक है जी। ये मैं एक टीचर के साथ एज एन असिस्टेंट पढ़ाता था, उसके बाद मैंने जो है ना वो पढ़ाना बाकायदा शुरू किया। तो एक चीज मैंने सीखी है सर अपने पूरे टीचिंग करियर में, जो भी बंदा एग्जाम फोकस्ड होके जाएगा कि यार मैं सिर्फ वो चीजें कर लूं जो आज तक पूछी गई हैं, वो लाजमी करनी है। देखो FFR में ना पास पेपर्स लाजमी करना, क्लास में आपको कराएंगे, लेकिन जो एरिया पास पेपर में टेस्ट नहीं हुआ ना, वो भी आपने उतनी ही एंथुसियाज्म से करना है, उतनी जो है वो एजिलिटी से करना है, एज इफ के ये अगले अटेम्प्ट में आने वाला, ठीक है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ना, कंसोलिडेशन का हर अटेम्प्ट का सवाल क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, एक नई चीज, ठीक है जी। तो सर कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड दोनों हमने देखे, ठीक है जी। ये कर लिया कॉपी, बढ़े हम आगे। सर अगर FAR 2 में कंसोलिडेशन वीक थी तो यहाँ बिल्कुल इंप्रूव होगी, टेंशन नहीं लो बेटा, मैं ये सोच के चलूंगा। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मार्केट में तमाम लोग FFR पढ़ाते हुए सोच के चलते हैं कि आपने FAR 2 में चीजें कवर की हुई हैं और मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि यार एक लिमिटेड टाइम में चीजें कवर करानी पड़ती, ठीक है जी। मैं आपको टाइम ज्यादा दूंगा, वक्त ज्यादा दूंगा, ठीक है जी। आकाश अलग कंसोलिडेशन पढ़ाएंगे, मैं अलग पढ़ाऊंगा, आपको जिससे बेहतर है आप पढ़, ठीक है। पूरा 100% कोर्स जो मेरे सामने बैठे मैं उनको पढ़ाऊंगा, आकाश भी पढ़ाएंगे आपको। अभी पढ़ाएंगे कैसे वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने पूरा थीम बनाई हुई है इसकी, ठीक है जी, ठीक है जी। बढ़िया, हम आगे दोस्त, एक ही फी में बेटा, SSSDDDD नाम लिख लो ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाओ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा भाई देखो एक चीज दिमाग में रखो,
सर मैं फलां इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आया हूँ, बेटा आपका आप तो ऑलरेडी तबाह हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हर टीचर जो मार्केट में पढ़ा रहा है, नीचे FAR 2 पढ़ा रहा है, वो अगर आपको पास करा के यहाँ तक ले आया है तो इसका मतलब यू आर वर्थ, ठीक है जी, और उस टीचर की मेहनत वर्थ है, ठीक है जी। तो फजूल बात हमारी क्लास में इस तरह नहीं होगी कि यार ये क्या, यार तुम तो जिंदगी तबाह कर गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है जी। सब पढ़ाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, सब हलाल कमाते हैं, कोई भी हल्का आदमी नहीं है। अगर हल्का होता तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचते, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अच्छा जी सर, जी मेरा बच्चा, इन स्टैंडर्ड्स की ये ग्रेड ही अलग है, ये अलग ग्रेड है, इसके इसके 35 नंबर है, अलग ग्रेड है, ठीक है जी। कहाँ चला गया भाई? अच्छा जी, फिर हमारे पास सर आता है जनाब प्यारा बच्चा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 50 से 60 मार्क्स का पूरा एरिया, और इसको मैंने नाम दिया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं 50 नंबर के लिए पूरी दुनिया। 1/4 आपका कंसोलिडेशन हो गया 25 मार्क्स का, आधा पेपर आपका ये। अच्छा आधा पेपर में है क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, समंदर, आपका पूरा FAR 2 का कोर्स एक तरफ, IFRS 9 एक तरफ, ठीक है। IFRS 9 एक तरफ, आपका पूरा FAR 2 का कोर्स एक तरफ। IFRS 9 में कॉन्सेप्ट्स इतने बड़े हैं अंदर, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स, कि आपके जो FAR 2 में टॉपिक्स थे ना पूरे पूरे, उनसे बड़े बड़े इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। हेजिंग शुरू करोगे तो वो जो जितना तुम लोग ने FAR 2 में डेफर्ड टैक्स पढ़ा है ना, उससे दुगना हेजिंग है, ठीक है जी। तो टाइम लगाना है इसके ऊपर, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें से एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, दूसरा उसके डिस्क्लोजर्स हैं, ये डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। शेयर बेस्ड पेमेंट्स क्या है सर? अगर हम किसी कंपनी की, मेरी कंपनी सर कोई चीज खरीदती है, जमीन खरीदती है, कोई चीज खरीदती है, और बदले में कैश की जगह वो क्या दे, शेयर्स दे दे, अपने शेयर्स दे दे या अपनी पेरेंट कंपनी के शेयर्स दे दे, सर वो हमें स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है जी। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है सर? एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये है कि एक एम्प्लॉय आपके पास काम करता है, आप उसको तनख्वाह देते हो, ये एम्प्लॉय बेनिफिट है। तनख्वाह बाज़ औक़ात सर इमीडिएटली दी जाती है, बाज़ औक़ात कहा जाता है कि जी आपको पेंशन मिलेगी, आपको PF और ग्रेचुइटी फंड्स मिलेंगे, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है जी। सर कोई नॉन करंट एसेट है, वो आपने बेचने का इरादा कर लिया, अभी बेचा नहीं है, इरादा कर लिया, तो क्या ये यूजर को बताना जरूरी है कि हम ये एसेट बेचने जा रहे हैं? एक PPE अगर हम बेचने का इरादा करने, यूजर को बताना चाहिए कि हम ये बेचने जा रहे हैं, अगले 6 महीने में 8 महीने में बेच देंगे। क्यों? क्योंकि PPE हमने रखा होता है इनकम जनरेट करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर एक PPE में बेच रहा हूं तो उसके सीधा सा मतलब ये है कि आगे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, तो मैं यूजर को पहले से बता देता हूं कि जी अगले साल आपको बैलेंस शीट पे ये वाला PPE नजर नहीं आएगा, और मैं उसको PPE में नहीं दिखाता हूं बल्कि करंट एसेट्स में दिखा देता हूं, ऐसा। तो हम उसको उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हमने यहाँ देखना है, ठीक है जी। मैं इससे वैसे सरसरी डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये IFRS 13 में हम देखेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे बने हुए हैं जिनमें फेयर वैल्यू की डेफिनेशन उस स्टैंडर्ड के लिए स्पेसिफिक है। ये जनरल फेयर वैल्यू का स्टैंडर्ड है, इन फेयर वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पढ़ोगे, लेकिन जब आप IFRS 2 खोलोगे तो वहां फेयर वैल्यू की एक और डेफिनेशन आप देखोगे, वो डेफिनेशन फेयर वैल्यू की किसके लिए रेलेवेंट होगी? सिर्फ IFRS 2 के लिए, वो बाकी की चीजों के लिए रेलेवेंट नहीं होगी। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि जी मुझे अगर कोई फेयर वैल्यू को की डेफिनेशन पिक करनी है तो मुझे रेलेवेंट डेफिनेशन पिक करनी है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, IFRS 15 हम सबको पता है सर, बहुत सारे लोगों का इससे बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है पास में, बहुत सारे लोगों को ये डराने का काम भी आता है, लेकिन सर ये एक साइड हो गया स्टैंडर्ड्स का, अभी एक और साइड आ रहा है इसके पीछे, ठीक है जी। अब मुझे बताएं सर, ये 50 मार्क्स का एरिया जिसमें से कुछ ये, कुछ अगली स्लाइड पे, ठीक है जी। पढ़े हम आगे? किया कॉपी? कर लिया दोस्त? पक्का? ऑनलाइन वालों कर लिया? अच्छा जी। अच्छा बेटा, जिसको जो सवाल है ना वो क्लियरली पूछेगा, जो कंफ्यूजन हैं, सर हमने मार्केट में ये सुना है वो सुना है, देखो मैंने इसलिए इस दफा किया ये कि पूरा कोर्स खुद पढ़ा रहा हूं मैं, 100% चीजें मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि इफ्स एंड बट्स किसी के जहन में आई ना, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, अच्छा देखो, मैं बाकायदा इस दफा जो मेरे नोट्स होंगे, ठीक है जी, उसमें मैं एंड में आपको एक समरी दिया करूंगा विद पैरा नंबर, ठीक है जी, कि अगर आपको स्टैंडर्ड रीड करना है तो ये पैरा ऐसे हैं जो रेलेवेंट है, ठीक है जी, आप पढ़ लें, ये आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड आप कैरी करके जाते हो, और अक्सर और बेशतर को 3-4 नंबर का सवाल ऐसा होता है जो स्टैंडर्ड से उठा के पूछ लेता है, ठीक है जी। कोई डिस्क्लोजर ऐसा होता है, कोई डेफिनेशन उठा के पूछ लेता है, कुछ 4-5 अटेम्प्ट पहले उससे पूछा बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन बताओ,
अब उधर आधे नल्ले ऐसे थे कि वो लेके ही नहीं गए थे, स्टैंडर्ड लेके ही नहीं गए थे, तो बराबर वाले से मांग नहीं, शायद अलाउड भी नहीं होता होगा। तो जो स्टैंडर्ड अपने लेके जाना, कोई एक आध डेफिनेशन आ जाए, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ जाए, तो आपको वहां पर ये चीज बताओ। कैश फ्लो के फॉर्मेट्स भूल गए, फिर वहां स्टैंडर्ड खोल खोल के याद आ रहा है, तो लेके जरूर जाना भाई, ठीक है जी। मैं इंपॉर्टेंट पैरा सारे करवा के दूंगा, ठीक है जी। IFRS कब लेना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी का अटेम्प्ट अगले 1 साल के अंदर है ना, तो IFRS ले ले। अदरवाइज करे ये कि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी, मैं आपसे शेयर कर दूं, ठीक है। अब हमने पास सॉफ्ट कॉपी में रखे हैं, जब तक मोबाइल में किसी टैबलेट में या उस चीज में जो जो आप बिस्तर में देके बैठ के देखते हैं, जिसमें वीडियोस वगैरह सारी चीजें, टिकटॉक वगैरह, तो आप उसमें वो रख लें तो आपके काम आ जाएगा, ठीक है जी। मानूर बता रहा हूँ, मेरा बच्चा बता रहा हूँ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए ना 2018 के स्टैंडर्ड्स भी रेलेवेंट है, ठीक है। किसी को 2018 का स्टैंडर्ड पड़ा है ना, तो उसको नया परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो तब्दीली आई है ना, वो IFRS 9 में आई है, मैक्रो हेजिंग की, मैक्रो लेवल हेजिंग की, और IFRS 17 ऐड हुआ है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है जी। तो अगर किसी के पास 2018 का स्टैंडर्ड पड़ा है, तो उसको नया स्टैंडर्ड परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस कि उसके पास पैसा बहुत हो, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर ये हमारे पास है सर, ये हम सबको पता है, लीजेज है सर। लीजेज नहीं है, स्टैंडर्ड का नाम लीज है, ठीक है। इनकम टैक्सेज है, ये हम बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, ये सारे स्टैंडर्ड्स। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, देखिए हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डिस्क्लोजर आता है रिलेटेड पार्टी का, रिलेटेड पार्टी के नाम आते हैं, जितनी ट्रांजैक्शंस की हैं वो आती है, उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी, वो हमने देखनी है सर। बाज़-औक़ात कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्टैंडर्ड खुद कहता है कि नहीं दिखाओ, ठीक है जी, नहीं दिखाओ। ऐसा कैसे नहीं दिखाओ भाई? कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, गवर्नमेंट से लेन देन होता है, वो मना करता है बाज़-औक़ात स्टैंडर्ड के आप ना दिखाओ, क्यों, कब, कहां, वो हम देखेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल फिक्स होगा उसामा, क्या बात कर दी जानी। मैं फाइनल में तो वो नहीं है ना कोई कि क्लैश आ रहा है किसी से, है? गुलाम मुस्तफा, बिल्कुल बेटा, टाइम वेस्ट करने से लाख दर्जा अच्छा है। अर्निंग पर शेयर, ये हम सबको पता है सर, अर्निंग पर शेयर है क्या? एक कंपनी अपने एक शेयर पे शेयर होल्डर को क्या कमा के दे रही है। तो सर ये तो बड़ा आसान है, टोटल प्रॉफिट रख दें, नीचे शेयर्स रख दें, पता चल जाएगा, है? इसके लिए इतना बड़ा स्टैंडर्ड बना दिया अर्निंग पर शेयर? नहीं भाई, ऐसा नहीं है यार। दरमियान में शेयर इश्यू हुए, साल के स्टार्ट पे कुछ था, एंड पे कुछ था, कुछ शेयर्स हमने बोनस में दिए, कुछ हमने ऑप्शंस दिए, ठीक है जी। फिर एक चीज हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डाइल्यूटेड EPS, वो क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स हमने देखने। यानी ये पूरा स्टैंडर्ड है भाई, 7-8 क्लासें खाता ही है, ठीक है जी। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लिखा हुआ है बेटा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट देखेंगे हम। जब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो बैलेंस शीट के क्या फॉर्मेट है और PL का क्या फॉर्मेट है, PL में कंपैरेटिव में कौन कौन सी फिगर्स आएंगी, बैलेंस शीट में कंपैरेटिव में क्या आएगा, ये हमने देखनी है बस, ठीक है जी। इम्पेयरमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, आपने कैफ में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर आके आप उसका कोई 3 गुना ज्यादा ऐसा पढ़ोगे, ठीक है जी। कैश जनरेटिंग यूनिट आपने नहीं पढ़ा नीचे कैफ में, इम्पेयरमेंट की रिवर्सल नहीं पढ़ी कैफ में, वो आप यहाँ पढ़ोगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप सबको पता है कि सर वो लैंड और बिल्डिंग है जो हमने किसके लिए खरीदी, रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। यार ये टोटल स्टैंडर्ड्स हैं कुछ 16, ठीक है जी। अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊं, ये और ये मिला के कुछ 16 स्टैंडर्ड 50 मार्क्स के, ठीक है जी। 50 मार्क्स के कितने, 50 मार्क्स के, 50-60 मार्क्स के, 25 की कंसोलिडेशन, 50 की ये, तो 75 मार्क्स, 75 से 80 मार्क्स आपके इस एरिया में से आ गए। IAS 16 कहीं नजर नहीं आ रहा, बताता हूँ वीरों को। अच्छा जी, बढ़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, कर लिया कॉपी, बढ़ जाए हम आगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद सर, इसके बाद हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड एरियाज आते हैं, ये मुफ्त के मार्क्स हैं, मुफ्त के फ्री के मार्क्स। कैसे फ्री और मुफ्त के मार्क्स? ऐसे हैं कि एग्जामिनर आपको कहता है कि जी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, उनके स्पेसिफिक नोट्स कैसे बनते हैं, वो नोट सिर्फ बना के दे दो, इन्वेस्टमेंट का नोट बना के दे दो, यानी फॉर्मेट याद करना है, इसमें फॉर्मेट्स याद करने। क्यों, ये क्यों भाई? मतलब अकाउंटिंग का इतना बड़ा पेपर और उसमें आप कह रहे हैं कि 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स फॉर्मेट याद करने के। हाँ, ये वो एंटिटीज है जिन पे IFRS अप्लाई नहीं होता, ठीक है जी, जिनके अपने स्टैट्यूट्स हैं, अपना अकाउंट्स बनाने का तरीका है, ठीक है जी। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है, वो एक नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं बनाती है। सर हमारे जो है वो म्यूचुअल फंड्स कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। एक अटेम्प्ट में
एसएमई के ऊपर 12 मार्क्स का सवाल आ गया। कितने का? 12 नंबर का सवाल आ गया एसएमईज के ऊपर। एसएमईज क्या है सर? जो छोटी एंटिटीज है वो पूरा आईएफआरएस अप्लाई नहीं करती। कुछ रिक्वायरमेंट्स आईएफआरएस में ऐसी हैं जो उन पे अप्लाई नहीं होती। एग्जामिनर ने कह दिया कि जी 12 मार्क्स का सवाल है, डिफरेंसेस बता दो एसएमईज पे कौन सा स्टैंडर्ड और क्या क्या चीजें अप्लाई नहीं होती। 12 नंबर क्यों? उसको पता था हरामखोर देख के नहीं आया। ठीक है जी। अच्छा जी, इन एरियाज की अकाउंटिंग भी आईएफआरएस से नहीं होती। अच्छा देखो एक चीज और सुन लो, इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे आईएफआरएस अप्लाई होता है, लेकिन इनकी जो मेन एक्टिविटीज हैं उस पे आईएफआरएस नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, उनके अपने अपने लॉज हैं। जैसे आप बैंक उठाओ तो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में बनते हैं BSD 36 जो सर्कुलर है उसके हिसाब से, स्टेट बैंक का सर्कुलर उसके हिसाब से बनता है। ठीक है जी, उस पे जनरल आईएफआरएस 9 अप्लाई नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट्स उठाओगे उस पे आईएफआरएस 4 आईएफआरएस 17 दोनों अप्लाई नहीं होते। उनके अपने तरीके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के। म्यूचुअल फंड्स उठाओगे उनका अपना तरीका है, जो मुफैप ने सॉरी जो SECP ने उनको NBFCs का वो दिया हुआ ऑर्डिनेंस दिया हुआ है, और जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का वो है हिसाब किताब उस पे बनाते हैं। ठीक है जी, तो सर हमारे यहाँ पे इन जो एंटिटीज है उन पे फुल आईएफआरएस अप्लाई नहीं होता। आईएफआरएस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होती। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बनते हैं? अपने लॉ के हिसाब से बनते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। पता होने का मतलब ये इनके जो की डिस्क्लोजर्स है ना वो आपको रीड करना आने चाहिए। ठीक है, और ये कोई 10-12 मार्क्स का एरिया। अच्छा जी, ये फिर वो एरिया ना जो एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछा, और आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में और आईकैप के कोर्स में इस पे लेवल 1 रखा हुआ है। लेवल वन का मतलब ये है कि भाई इस पे आईकैप सिर्फ उतना पूछेगा आपसे जितना आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में लिखा है, और आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में इन सारे एरियाज के ऊपर कुल मिला के 10 पेजेस है। ठीक है जी, इन सारे आईएफआरएस इन सारी चीजों के ऊपर कुल मिला के कोई 10 पेजेस हैं। ठीक है जी, ये कभी भी टेस्ट नहीं हुआ। हाँ, एक अटेम्प्ट में शायद उसने इस्लामिक स्टैंडर्ड के ऊपर 2 नंबर की कोई चीज पूछ ली थी, अदरवाइज ये कभी भी टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा के उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा बच्चा, किसी से भी। मैं इस तरह लेके चलता हूँ जैसे आप पहली दफा पढ़ रहे हो, डबल एंट्री आनी चाहिए बस। ठीक है जी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है आई कि आपको याद ना करवाएं कि इससे नहीं पूछा आज तक। अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, अब्दुल गनी बताता हूँ 2 मिनट। अच्छा जी देखो, व्हाट अबाउट हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, वो भी इसी उसमें आता है। IS 29 जो है वो भी इसी एरिया में आता है। ठीक है जी, वो भी डाल दें इसके अंदर। IS 29 में मिस कर गया हूँ। ये भी ऐसी चीज है जो एग्जामिनर जिसने आज तक। अच्छा देखो, पाकिस्तान में एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है ना ऐसे स्टैंडर्ड्स। क्यों? हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के जो स्टैंडर्ड वो कहाँ अप्लाई होता है सर? जहां पर इन्फ्लेशन का रेट 1/4 यानी कुछ 25% का इन्फ्लेशन का रेट होता है। ठीक है जी, जिम्बाब्वे वगैरह में अप्लाई होता है। ठीक है जी, फिजिकल क्लासेस चल रही है भाई, जिसने आना है फिजिकल क्लास में आ सकते हो। ये कुछ 10-12 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए भी है। बिटकॉइन कौन सा IFRS अप्लाई होता है? IFRS 9 अप्लाई होता है। चलो जी, चलो जी सर, जरा ये रिजल्ट्स देख लें। करना कॉपी करना। क्या जी? समंदर बता दिया, अभी तैरना सिखाते हैं, घुसते हैं भी इसके अंदर। ठीक है जी। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अच्छा हो जाएगा। मैं बता देता हूँ मोमिना। पीछे जाऊं मैं दोबारा, पीछे जाऊं। अच्छा देखो, मैंने आपको जब ये स्टार्ट किया ना, मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास 25 से 35 नंबर की कंसोलिडेशन डन होगी। 1/4 पेपर का एक तरफ हो गया। 50 नंबर के आपके ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये 16 स्टैंडर्ड्स, ये और ये कहाँ गया सर, ये और ये दो 50 मार्क्स के कितने हो गए? 75 हो गए। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास ये 10 से 15 मार्क्स का एरिया। ठीक है जी, कौन सा? स्पेशलाइज्ड।
और सर ये मिला के कोई 15 नंबर का टोटल टेस्ट होता है, यानी आपके सर कोई 80 नंबर ऊपर से आ गए और 15 नंबर के करीब ये आ गया। 5-6 नंबर की ऐसी चीज होती है कि वो IS2 IS16 इस तरह की चीज उठा के पूछता है, लेकिन वो भी ऐसे नहीं पूछता कि आपको आती ना हो। ठीक है जी। भाई ये चीज याद रखना, नीचे जो स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े वो अक्सर और बेशतर एग्जामिन होते हैं। एग्जामिन होने का मतलब ये वो IS2 में उठा के NRV और कॉस्ट की चीजें पूछ लेता है, 5-5 नंबर की एडजस्टमेंट्स। IS16 में रिवैल्यूएशन पूछ लेता है। ठीक है जी। और रिवैल्यूएशन पे डेफिनेट टैक्स भी पूछ लेता है। ठीक है जी। एक बड़ी बेसिक सी चीज हम पढ़ते हुए आते थे, इफ्रिक 1, वो उठा के एक अटेम्प्ट में उसने 20 नंबर का पूछ लिया। कितने का? 20 नंबर का। तक इन्होंने कहा है कि जी हम नीचे जो एरियाज हैं वो 35 नंबर से ज्यादा कभी भी नहीं पूछेंगे और कोई सिंगल टॉपिक 8 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। उस अटेम्प्ट के बाद ये रूल बना कि भाई जो नीचे एरियाज टेस्ट हो चुके हैं वो अगर पूछेंगे तो एक टॉपिक 8 नंबर से ज्यादा का टेस्ट नहीं होगा। तो सर ये अच्छा, इस चीज को सुनते ही जितने पढ़ाने वाले सब ने किया ये कि नीचे वाले जो एरिया है ना उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देना शुरू कर दिए। कीप इन माइंड, मैं कैफ का कोई लेक्चर आपको नहीं दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि कैफ के बच्चों की मेंटालिटी अलग होती है, तुम लोग का लेवल अलग होता है। मैं शायद कैफ में बोरिंग कॉस्ट पे भी 10 लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं बोरिंग कॉस्ट में 10 लेक्चर्स में दे दूं तो तुम मतलब उठा के दीवार पे मार दोगे। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सेशन लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। और इस लाइव सेशन के बाद जो अगले सेशन होंगे उनमें आपकी रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल कर लूंगा कि मैंने जो सीए फाइनल को पढ़ा है टॉपिक्स वो आगे इस्तेमाल करने के काबिल। ठीक है जी। तो इसका बेनिफिट तुम लोग हो जाएगा। अच्छा जी सर, हमारे पास मोमिना क्लियर हो गया बेटा? क्या CFAP फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है? कैफ में बहुत अटेम्प्ट्स हुई हैं। देखो कैफ में बहुत सारे लोगों की बहुत अटेम्प्ट्स लगती हैं, लेकिन वो ऊपर आके CFAP पहले अटेम्प्ट में निकाल भी लेते हैं मेजॉरिटी पेपर्स, और बाजों का तो उलट भी होता है। एक आपको मिलेगा रॉकेट, वो कैफ में जा रहा होगा रॉकेट की तरह, लेकिन फिर वो एक पर्टिकुलर प्लेनेट में पहुंच कर ना ठुस हो जाता है, फिर उससे आगे डर खौफ। क्यों? एक दफा फेल हो गए ना CFAP में, यकीन करो एक डर दिमाग में बैठ जाएगा कि यार नहीं यार ये नहीं होता, ये पेपर नहीं निकलता, यार इतना बड़ा कोर्स है आखिरी दिन पे कैसे याद रखेंगे, पेपर में कैसे याद आएगा, 1000 चीजें यार। तो यार ये आपको ना प्रैक्टिस से आएंगी चीजें, ये जैसे अभी मैं क्लास खत्म करेंगे ना तो मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। सर देखिए ये रिजल्ट्स हैं, इसके कहाँ गए भाई रिजल्ट्स? ये रिजल्ट्स है भाई। अब मुझे बताओ यार, इसमें आप जून का रिजल्ट ऐड कर दो, ठीक है ना? तो जून का भी इंशाल्लाह ताला, एक तो लास्ट दिसंबर का रिजल्ट आया, जून का अटेम्प्ट नहीं हुआ था इनफैक्ट, जून 20 का, दिसंबर 20 का रिजल्ट है कोई 35-36%। आप देखो यहां से ना जिंदगी तब्दील है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर यहां से ना कोर्स बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया है, मुश्किल है प्रिडिक्टेबल है। सबको पता है 25 नंबर की कंसोलिडेशन आनी है, और वो कंसोलिडेशन में हाथ पांव मार के 15-16 निकाल ही लेते। एक बंदा एवरेज लेवल की मेहनत करके पेपर पास कर सकता है। एवरेज लेवल का मतलब है कोर्स पूरा कंप्लीट करे, चीजों की रीजनेबल प्रैक्टिस हो, पेपर निकल जाता है सर। वो बंदा जो टोटल फारिग है, टोटल फारिग, टोटल फारिग का मतलब ये है कि भाई वो आगे क्लासे लेता है, 1 महीना शुरू में क्लासे लेता है। आप में से अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ, ये रिजल्ट तो हमने देखना नहीं है ना, मैं सिर्फ एक चीज के लिए पीछे जाना चाह रहा हूँ, पीछे जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको आज की तारीख में ना एक चीज बताता हूँ, रुको, आज की तारीख में आपको एक चीज बताता हूँ। 2 मिनट अच्छे तरीके से ये पिक्चर सेव कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास ये पिक्चर मौजूद रहे। ठीक है भैया? भैया ये आज की क्लास में 147 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और आज से 2 महीने बाद ये नंबर आ जाता है 25-30। क्यों? इसलिए कि तमाम लोग जब उनको ये इत्मीनान हो जाता है कि भाई सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, तो उनके अंदर एक सुलेमानी मसला होता है उनके सिस्टम में, वो कहते हैं भाई रिकॉर्डेड ही देख लेंगे। लास्ट टाइम BFD में कोई 230-40 बच्चा मेरे पास था, और BFD की क्लास के अंदर लाइव 22 बच्चा बैठता था, और 22 बच्चों के नाम मुझे अच्छे तरीके से याद थे। किसी दिन उनमें से कोई छुट्टी करता था, मुझे ऐसा लगता था यार कि 4% बच्चा नहीं आ रहा आज, ठीक है जी, 5% बच्चा है छुट्टी पे, ठीक है जी। तो मैं फिर एक चीज बता दूं, जो बच्चा अपनी क्लासेस लाइव अगर नहीं लेता ना, कोई भी रीजन हो सकता है, फॉर्म में लेट सीटिंग हो गई या इशू हो गया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार उसको करीब करीब ही ना रिकॉर्डेड में कवर कर लेना, लंबी नहीं करना, लंबी नहीं करना। जो टुल्ला मारोगे छुट्टी करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये एक बच्चा बैठा हुआ बजान, ये अपना बच्चा ही है, इससे लास्ट टाइम क्लासेस शुरू की, फॉर्म में डंडा हुआ, क्लासेस मिस होना शुरू हो गई, करते 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 महीना 2 महीना निकल गई। अब इस बैच में बच्चा बैठ गया,
तो बाज़ औक़ात लोगों के साथ ये होता है कि वो निकलते 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 अटेम्प्ट में रह जाते हैं 6 महीने। फिर उनका एक सवाल होता है, कोई ऐसा टीचर बता दो जो 6 महीने में एफए पार करा दे। दूसरा उसको कहता है रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े, ले लो ना, पढ़ते रहो। और मैं आपको बताऊं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बहुत सारे लोगों के साथ उनका अच्छा हिसाब किताब होता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यार, बड़ी मजबूरी में रिकॉर्डेड पढ़ना। यकीन करो, अगर 7 तरीके से लेके चल सकते हो ना, कैफ वाली मेहनत कर सकते हो ना, तो सीफैप में कैफ वाली मेहनत से पेपर निकल जाएंगे। लेकिन वो मेहनत कंसिस्टेंटली करते रहना। ठीक है जी। सर ये कोर्स कितने महीने चलेगा? देखो इस कोर्स का कम से कम ड्यूरेशन 7 से 8 महीने होगा। ठीक है जी, 7 से 8 महीने चलेगा कम से कम, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। 7 से 8 महीने कम से कम चलेगा। ठीक है जी। अच्छा देखो एक चीज और भी याद रखो, जब आप लोगों का नंबर इस तरह होना शुरू होता है ना, फी पेड बच्चे कोई 200 और 200 में से जो है वो बच्चा आया हुआ है कोई 15-20, तो टीचर की भी ना हिम्मत टूटना शुरू होती है। खैर मैं तो इसी वजह से इतने एंथुसियाज्म से फिर भी पढ़ा देता हूँ कि मुझे पता होता है कि पीछे जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चे ने बाद में देखना है। लेकिन मैं आपको बताऊं टीचर की हिम्मत टूटती है। आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है लाइव क्लासेस लेना, ठीक है ना। बहुत मजबूरी हो गई तो रिकॉर्डेड लेते रहना, अगर कोई स्टैंडर्ड में मिस हो गया साथ साथ रहना। ठीक है जी, क्लियर है? बढ़े हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। बिल्कुल ले सकता है दान, कोई इशू वाली बात जी, मैं खुद कराऊंगा जी। वेरी गुड सर, जब इतने जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, मेरी अटेम्प्ट है काफी देर से, तो मुझे तो मतलब डिसएडवांटेज है, ऐसा है ना। अच्छा देखो, नहीं मैं एक चीज बताता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा, नाम भूल गया मैं यार। अब्दुल करीम, मुझे एक चीज ये बताओ मेरा भाई, मैं एक कोर्स को एग्जाम से 15 दिन पहले खत्म कराता हूँ, बच्चा मुझे मेरा पूरा खानदान याद करा दे। अगर मैं उसको कोई 6 महीने पहले खत्म करा दूं और मैं उसको कहूं कि 6 महीने लग के तू पढ़ाई कर ले भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर भी तेरे पास पड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड भी तेरा बन चुका है, तू सिर्फ बैठ के अपनी तैयारी कर, जहां समझ में ना आए रिकॉर्डेड लेक्चर खोल, ऐसे दोबारा अहमद रजा शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, और तुम बार बार उसको पीछे करोगे ना, उसकी हटेगी भी नहीं, वो पढ़ाता जाएगा तुम्हें, तो फायदा है। ये नुकसान जब होता था, लोग जब अवॉइड करते थे क्लासेस जल्दी लेना, जब फिजिकल क्लासेस होती थी और मतलब रिकॉर्डेड वर्जन नहीं मिलता था। अब तो मतलब रिकॉर्डेड वर्जन है, हम जब चाहो। अच्छा दूसरा मैं आपको एक और भी बड़ी बड़ी वो बात बता दूं कि अगर कोई बंदा एक बैच में पढ़ा, जैसे अली जेब ने इस बैच में पढ़ा, अली जेब की क्लासेस कुछ हुई, कुछ मिस हो गई, अली जेब ने कहा सर मैं अगले बैच में आना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगले बैच में पूरी क्लासेस दोबारा से ले लूँ, क्या मुझे एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी? जीरो, कोई फी पे नहीं करनी आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, जब तक आपके अटेम्प्ट नहीं, आप क्लासेस बार बार बैचेस में आगे ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, हमारी शुरू से आदत रही है। ठीक है, हाँ लेकिन ये ना हो ना सर मेरी 4 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि 5वीं अटेम्प्ट भी मैं बस जो है ना वो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। और पोर्टल का एक्सेस कब तक होगा? पोर्टल का एक्सेस आपकी अटेम्प्ट की डेट तक होगा। ठीक है जी, अटेम्प्ट की डेट आपकी उस तक होगा। सर अगर मैंने शुरू में कहा था मैं दिसंबर में अटेम्प्ट दूंगा, बाद में मैंने कहा मैं जून में अटेम्प्ट दे रहा हूँ, हाँ फिर आपकी आईडी नहीं बनेगी, फिर आपको 2-2.5 हजार रुपए शायद पे करना पड़े कि आप अपनी अटेम्प्ट ही तब्दील कर दो। ठीक है जी, वो हमारी आईडी बन जाती है एक दफा, फिर उसके बाद उसको तब्दील करना। एक बच्चे ने कहा सर मैं जून 22 में अटेम्प्ट दे रहा हूँ, हमने जून 22 के हिसाब से चीजें बना ली। बेटा मेरा पेन ले गया तू? हाँ जी, अच्छा इसके अंदर लगा हुआ है, सही है सही है सही है सही है सही, ठीक है ठीक है जी। अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फिर हम ये सारी डिस्कशंस क्लास के एंड में बैठ के लेते हैं। ठीक है जी, बता रहा हूँ। अच्छा देखो सर, आप और आकाश सर कैसे पढ़ाएंगे पूरा, देखो मैं सारे मेन टॉपिक्स पहले कराऊंगा, आकाश मेरे साथ छोटे टॉपिक शेयर कर रहा होगा। ठीक है, पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आकाश ने छोटे टॉपिक्स पढ़ाए होंगे ना, वो पूरे के पूरे टॉपिक्स में उसके दोबारा पढ़ाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिए तो मुझसे ले लो। ठीक है, आकाश के पास टोटल शुरू में 5 टॉपिक्स होंगे। अच्छा फिर दूसरा क्या होगा, मेरा जितना भी एरिया मैंने पढ़ाया ना, वो आकाश आपको रिकॉर्डेड वर्जन में भी दे सकता है, वो आपको लाइव भी दे सकता है, आप बैठ के सुकून से ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन पहले पूरा कोर्स ऐसे चलेगा कि मैं कोई 70-75% चीजें लेके चलूंगा, आकाश आपको 7 छोटे स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा मेरा एरिया खत्म होगा, तो मैंने जो आकाश ने एरिया पढ़ाए होंगे वो मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, अब देखें इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे ने ऐसे करना है कि वो 100% पढ़ना है, तो वो सुकून से बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है जी, कोई इशू वाली बात नहीं। डन है? क्लियर है? जाया क्लियर हो गई? 7 महीनों में सिलेबस खत्म होगा, तो दिसंबर 21 वाले कैसे कोर्स कवर करेंगे? दिसंबर 21 वाले इस क्लास में बैठे ही ना, दिसंबर 21 के लिए जो बराबर वाला बैच चल रहा है उसमें चले जाओ, जो दूसरा बैच चल रहा है वो दिसंबर 21 से पहले खत्म हो जाएगा। रूटीन डेज में वीकेंड्स पे सीफैप की फिजिकल क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी भाई,
अयान बिल्कुल होंगी। चलो जी हम अपने पहले टॉपिक पे जाते हैं, नहीं तो डॉक्टर की दुकान में हम जो बैठे हुए हैं ना, बीमारियों का पूछ पूछ के मामला बहुत खराब हो जाएगा। बड़े हम आगे। अच्छा जी, सर हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सोचा था कि मैं एक बड़ा स्टैंडर्ड शुरू कराऊं, लेकिन मैं छोटा स्टैंडर्ड शुरू करा रहा हूं सर। ये हमारी तकरीबन 4-5 क्लासेस खाएगा। हम स्टार्ट करेंगे जनाब IAS 36, ठीक है जी, और इसके फौरन बाद हम करेंगे IFRS 9, ठीक है जी। इसके बाद ठीक है IAS 36 के बाद, ठीक है। रजिस्टर अलग अलग बना ले, दोनों का एक ही बना ले भाई। एक साइड से वो शुरू कर ले, एक साइड से ये शुरू कर ले। जून 23 की क्लासेस रिकॉर्डेड में अवेलेबल होंगी, बिल्कुल अवेलेबल होंगी जून 23 तक। या मेरे को पता है छोड़ दे। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। सर देखिए, सबसे पहले मुझे बताओ IAS 36 हमने नीचे बचपन में पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि सर इंपेयरमेंट कैसे बुक करते हैं इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर। ना हमने उस इंपेयरमेंट का रिवर्सल पढ़ा, ना हमने कैश जनरेटिंग यूनिट पढ़ा। लेकिन सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जरा डिटेल में इसको, ठीक है जी। एज इफ के इस कोर्स के बाद आपकी जब इंशाल्लाह ताला यूके में जॉब होगी, तो आपको किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगी कि यार मुझे स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में चीजें पढ़नी है, मुझे बता दो मैं कैसे पढ़ूं, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जनाब IAS 36 जो इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड है ना, गौर से देखना मेरे बच्चों, अच्छे तरीके से इस चीज को देखना। सर IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स नाम है इसका। कौन से एसेट्स? एसेट्स तो बहुत सारे। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स कौन से? सर IAS 36 अप्लाई इन एसेट्स के ऊपर नहीं होता, इन्वेंट्री। क्यों इन्वेंट्री पे IAS 36 अप्लाई नहीं होता? क्यों सर? इन्वेंट्री पे IAS 2 अप्लाई होता है। IAS 2 में लिखा है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो सर उसके लिए अलग से कोई जरूरत नहीं है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग की अलग से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, जो अभी तक इंडक्ट नहीं हुआ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में इंपेयरमेंट आती है? हाँ सर, बैड डेट्स का प्रोविजन जो हम बुक करते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल का इंपेयरमेंट है। बैड डेट्स का जो हम प्रोविजन बुक करते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल का इंपेयरमेंट है। इंपेयरमेंट के लिए अकाउंट रिसीवेबल में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे बुक करते हैं सर, ये हम पढ़ेंगे IFRS 9 में। IFRS 15 में अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है, लेकिन उसकी इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स कहां दी हुई है? IFRS 9 में दी हुई है। तो सर इसके ऊपर भी IAS 36 अप्लाई नहीं होता। भाई IAS 2 पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स कहां दी हुई है उसकी? IAS 2 में ही दी हुई है, ठीक है जी। सर अकाउंट रिसीवेबल की इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स कहां दी हुई है? IFRS 9 में। अकाउंट रिसीवेबल जनरेट किससे होता है? IFRS 15 से होता है। इंपेयरमेंट कहां टेस्ट करनी है? IFRS 9 में टेस्ट करनी है, ठीक है जी। फिर सर डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट की इंपेयरमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करते हैं क्या सोच के बुक करते हैं? हाँ जी, क्या सोच के बुक करते हैं? भाई हम ये सोच के बुक करते हैं, वेरी गुड, कि आज हमें कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है जी, और FBR ने हमसे टैक्स चार्ज किया है फॉर XYZ रीजन। तो हम कहते हैं जी कल जब हमें प्रॉफिट होगा ना, तो हम इंशाल्लाह ताला उस वक्त टैक्स पे नहीं करेंगे FBR, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, आज अपने पास एक डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। ऐसा व्हाट इफ के फ्यूचर में प्रॉफिट ही ना हो? आपने तो इस आश्रय में डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया कि इंशाल्लाह कल जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो मैं नहीं पे करूंगा वो। अब सर अगर आपको बाद में ये लगने लग जाए कि भाई प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो आपको अपने डेफर्ड टैक्स एसेट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ये क्या है सर इसके अंदर? टेक्निकली इंपेयरमेंट है। क्या इस इंपेयरमेंट के लिए कोई और स्टैंडर्ड देखने की जरूरत है? नहीं सर, IAS 12 में साफ लिखा हुआ है। आपने एक दफा अगर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया और बाद में आपको ये लगे कि इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो आप उस डेफर्ड टैक्स एसेट को क्या करें? अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर दें, किसी और स्टैंडर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बताएं डेफर्ड टैक्स एसेट रिड्यूस होता है? हाँ सर, कब? जब हमारी एक्सपेक्टेशन फॉर प्रॉफिट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। हमें लगता है कि सर ये एसेट रिकवर नहीं हो पाएगा। सर मैंने एक साल लॉस हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा मिनिमम टैक्स दो। मैंने कहा मिनिमम टैक्स दूं? उसने कहा भाई मिनिमम टैक्स होता है 1 लाख का। मैंने कहा सर ये तो मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं है, मैं तो लॉस में हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, 1 लाख रुपए का टैक्स दो बेटा, जब आपको अगले साल प्रॉफिट हो ना तो आप ये टैक्स क्लेम कर लेना। तो मैंने कहा टेक्निकली गवर्नमेंट आप मुझसे एडवांस टैक्स ले रहे हो? गवर्नमेंट ने कहा जी। अब मुझे बताइए जो एडवांस टैक्स मैंने पे कर दिया, किस आश्रय में पे किया कि इंशाल्लाह कल प्रॉफिट होगा तो मुझे इस पे कोई फर्दर, मेरे ये 1 लाख रुपए टेक्निकली मैं रिकवर कर लूंगा।
आगे आने वाले दिनों में पता चला कि कोविड के इम्पैक्ट की वजह से मुझे प्रॉफिट होना ही नहीं है, बिजनेस ही बंद, तो बताओ जो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया था क्या वो रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है? वो 1 लाख रुपए क्या हुए? डूब गए गए। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जाके वापस हम नहीं मांग सकते। ठीक है जी, क्या जी, क्या जी, उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं ना डेफर्ड टैक्स एसेट को। नहीं 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 नहीं, अगले सालों में, आइंदा आने वाले काफी सारे सालों में अगर मुझे प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा तो मुझे क्या करना पड़ता है? अपना डेफर्ड टैक्स एसेट, हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेफर्ड टैक्स एसेट का रिवर्सल पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बैंक ने मारा था। किस बैंक ने? बताओ जी, किस बैंक ने? नहीं, एनी नेम नहीं, समिट वमिट नहीं, शाबाश ऑनलाइन वालों ना, एनबीपी क्यों भाई? नहीं, टोटल रॉकेट चलाने के बाद जितने नाम लेके सब गलत लिखे। एनआईबी बैंक ने, एनआईबी बैंक में जब नए नए मैनेजमेंट आई, उन्होंने कहा भाई हमारे जितने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक पड़े हुए ना सारे रिवर्स कर दो, हमें नहीं लग रहा कि अगले 5 सालों में प्रॉफिट आएगा। उन्होंने क्या किया, अपने सारे डेफर्ड टैक्स एसेट्स रिवर्स करवा दी और फिर इतने हरामखोर थे कि अगले साल ही प्रॉफिट में आ गए, अगले साल ही प्रॉफिट में आ गए। वो ये चाह रहे थे कि जब वो चार्ज संभाले तो बैलेंस शीट पे कोई गंद ना हो, और जैसे ही अगला साल है वो प्रॉफिट कमाए और एकदम से डेफर्ड टैक्स एसेट दोबारा से बुक हो और ये बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट आ जाए तो लोग क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सर आपको मैं वक्तन फवक्तन बहुत सारे जलालत बताता जाऊंगा। ठीक है जी सर। फिर फाइनेंशियल एसेट्स, इन पे भी IAS 36 अप्लाई नहीं होता। फाइनेंशियल एसेट्स होते क्या है, हम सबको पता है सर। मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूं, मैं किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर लूं, मैं किसी कंपनी के से मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव्स परचेज कर लूं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। क्या होता है डेरिवेटिव्स, हमने आगे जाके देखना है सर। सर इस तरह की चीजें जब आप परचेज करते हो ना तो इन पे IFRS 9 अप्लाई होगा। इनकी रिकॉर्डिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए IFRS 9 है। अच्छा, इनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी IFRS 9 में लिखी हुई है। ठीक है जी, और लेटली पाकिस्तान में सबसे बड़ा हेडेक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फेस करना पड़ा है वो है फाइनेंशियल एसेट्स की इंपेयरमेंट कैसे बुक करनी है, क्योंकि IFRS 9 में एक नया मॉडल आया है इंपेयरमेंट टेस्टिंग का। ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल जो कहलाता है। ठीक है जी, और अभी बहुत सारी कंपनीज ने जो जो ऑडिट फर्म्स हैं उससे पैसा बनाया इसके ऊपर। क्यों? उन्होंने लोगों को इस सिस्टम को, इस इंपेयरमेंट का जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प की है। तो IFRS 9 सर जो लेटली इंपेयरमेंट का मॉडल है उसमें आप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर हमने एक चीज पढ़ी थी अकाउंट रिसीवेबल, देखो है कहाँ रिलीज, क्रिएट कहाँ हो रहा है वो? IFRS 15 में। इसका इंपेयरमेंट कहाँ आ रहा है? इसका मतलब है सर अकाउंट रिसीवेबल क्या एक एक एक, एक वो है सर, एक फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट होता क्या है? इतना रखो, या तो कैश है या राइट टू रिसीव कैश है। अकाउंट रिसीवेबल इज टेक्निकली राइट टू रिसीव कैश, फाइनेंशियल एसेट है ना? लेकिन वो IFRS 15 में क्रिएट होता है। उसकी इंपेयरमेंट कहाँ देखेंगे? IFRS 9 में देखेंगे। डन। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास इन्वेंट्री पे नहीं आता, अकाउंट रिसीवेबल पे नहीं आता, डेफर्ड टैक्स एसेट पे नहीं आता, फाइनेंशियल एसेट्स पे नहीं। सर इतना डिटेल में हम पढ़ क्यों रहे? सर अभी थोड़ी देर में हम एक सवाल करेंगे पास पेपर का, उसमें 10 एसेट्स होंगे, वो कहेगा अप्लाई करो इस पे IAS 36, तो मैं आपको नॉक करता जाऊंगा, इस पे अप्लाई नहीं होता, इस पे अप्लाई नहीं होता, इस पे अप्लाई नहीं होता, बाकी बच गए ये, और इन पे हमने IAS 36 अप्लाई करना है। ठीक है जी, एक कंपनी में 10 एसेट्स हैं, 10 में से 4 पे IAS 36 अप्लाई होता है, 6 पे नहीं होता, तो पहले किसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी? उन 6 की या IAS 36 वाले की? सर पहले आप सारे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर देंगे, फिर आखिर में इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी किसकी? IAS 36। मैं भी सीक्वेंस आपको लिखवा दूंगा। ठीक है जी, पहले आपने हर एक एसेट जो अपनी रेलेवेंट स्टैंडर्ड में उसको इंपेयर कर लेना, फिर आपने किसको अप्लाई करना है? IAS 36। IAS 36 कब अप्लाई होगा? लास्ट में अप्लाई होगा। चलो जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सब। सुनो, अब एक कहानी सुनो इसके ऊपर पूरी। ठीक है जी, मुझे बताओ सर, मैंने एक एसेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए। ठीक है जी, इसकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि भाई इसको फेयर वैल्यू पे रखो और जो फेयर वैल्यू का चेंज आए वो PNL में ले जाओ, जो फेयर वैल्यू का चेंज आए वो PNL में ले जाओ। स्टैंडर्ड ने कहा भाई एक एसेट है जिसको आप 100 रुपए का खरीदो, बाद में इसको रखना फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू जैसे बढ़ेगी आप ये गेन उठा के PNL में ले जाओगे, ऐसा। और लॉस हुआ तो लॉस भी PNL में ले जाओ, गेन हुआ तो गेन भी PNL में ले जाओ।
ऐसे तमाम एसेट्स जिनको कैरी फेयर वैल्यू पे करना है और उनका गेन और लॉस पीएनएल में जाए, एसओ पे इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट सप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे और उनका गेन और लॉस ऑलरेडी पीएनएल में जा चुका है, तो उस पर कोई फर्दर इंपेयरमेंट बुक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा। अब बताओ सर, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम खरीदते कॉस्ट पे और आमतौर पे हम उसको कैरी करते हैं किस पे? फेयर वैल्यू पे। अगर हम उसको फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं तो सर उसका फेयर वैल्यू का गेन और लॉस कहां जाता है? पीएल में जाता है। क्या उसकी सेपरेट इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने की जरूरत है? नहीं। ये चीज याद रखना, वो तमाम एसेट्स जो फेयर वैल्यू पे कैरी होते हैं और फेयर वैल्यू का चेंज यानी गेन और लॉस पीएनएल में जाता है, उसकी कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। उसकी कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बताएं सर, मेरे पास अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हमने उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ है, फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ है, तो सर सीधी सी बात है, मैं उसके फेयर वैल्यू का गेन और लॉस कहां डालूंगा? पीएनएल में डालूंगा। और सर अगर मैं पीएनएल में डालूंगा तो मुझे उसकी कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे चल रहा है और ऑलरेडी इसका सारा गेन और लॉस पीएनएल में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। आप इसमें फर्दर क्या लॉस निकालोगे? एक प्रॉपर्टी 80 रुपए की बिक रही है, मैं उसको क्या कहूं भाई, 80 रुपए भी तो रखी हुई है बैलेंस शीट के ऊपर, तो उसमें और इंपेयरमेंट क्या आएगी? ठीक है जी। अब आगे सिर्फ आने दो, चलो जी। अब बताएं जी, मैं पीपी का जवाब दे रहा हूं, पीपी का जवाब दे रहा हूं। अब बताओ सर, बायोलॉजिकल एसेट्स ये भी फेयर वैल्यू पे कैरी होते हैं, इनका भी चेंज पीएनएल में ही जाता है, तो उसूलन इन पे भी कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा। बायोलॉजिकल एसेट्स हमने FAR 2 में पढ़े थे। बायोलॉजिकल एसेट जिंदा जानवर और पौधे होते हैं जिनमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है। ठीक है जी। उनको हम कैरी करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, यानी टेक्निकली फेयर वैल्यू। ठीक है जी। और उनका गेन और लॉस भी कहां जाता है? पीएनएल में। देखो कंडीशंस दो हैं, फेयर वैल्यू पे कैरी भी हो रहा हो और गेन और लॉस भी पीएनएल में जा रहा हो, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बड़े सर, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इसकी मैं जरा कहानी सुना देता हूं सर। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मेरे पास एक प्लांट है, क्या मौजूद है? एक प्लांट। प्लांट की कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए। कितनी? 100 रुपए। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस प्लांट को बेच रहा हूं। ठीक है जी। देखो मैं कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा, मैं IFRS 5 नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ तो मैं बता रहा हूँ IS 36 पे कौन कौन से या IS 36 किन किन चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होना। सर मेरे पास एक प्लांट है जिसका कैरिंग अमाउंट 100 रुपए। मैंने सोचा कि मैं उसको अगले 7-8 महीने में फारिग कर दूंगा, बेच दूंगा। ठीक है जी। जब बेच दूंगा तो सर स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मैंने पूरी कर दी। अब पक्का यकीन है कि अगले 1 साल के अंदर ये हमारी बैलेंस शीट से निकल जाएगा। तो हमें ये पता चला कि इसकी कैरिंग अमाउंट तो 100 है, लेकिन अगर इसको मैं आज मार्केट में बेचने जाऊं तो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 80 है। ऐसा। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आप एक काम करें, इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक करना शुरू करें। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लें। क्यों? क्योंकि वो कहता है भाई तुमने इसको अभी 6 महीने में बेच देना है। आप एक तो अगर इसको प्लांट के तौर पे लॉन्ग टर्म एसेट्स में दिखाओगे तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। जब जाना ही इसको अगले 6 महीनों में, तो उसको कैरी किस पे करूं? इसकी रिकवरेबल अमाउंट पे, यानी कि सर इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कैरी करो उसको। वो कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि यार ये भी ऐसा एसेट है जो किस पे कैरी हो रहा है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। और इसमें जो गेन और लॉस आ रहा है वो कहां जा रहा है? तो पीएनएल में जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये तीनों एसेट्स ऐसे हैं, ये तीनों एसेट्स ऐसे हैं जो फेयर वैल्यू पे कैरी होते हैं और इनका गेन और लॉस कहां जाता है? पीएनएल में जाता है। तो इस पे कोई स्पेसिफिक इंपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करनी है। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? इफ्रिक 1 का इंपैक्ट वैल्यू न्यूज के ऊपर आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है सर, बताओ पीपी भी तो फेयर वैल्यू को जाता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में। वेरी गुड सर, वो जाता तो है फेयर वैल्यू पे, लेकिन उसका गेन और लॉस कहां जा रहा होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। तो उस पे इंपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। इंपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट कब हटेंगी? जब एक तो कैरी भी फेयर वैल्यू पे हो रहा हो और गेन और लॉस भी कहां जा रहा हो? पीएल में जा रहा हो। तो फिर आपको उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कुछ नहीं करनी। जहां आप कोई एसेट ऐसा देखो जो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है, गेन और लॉस पीएल में जा रहा है, उसी वक्त कंक्लूड कर दो कि भाई इसकी कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्दर जरूरत नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी। अब बताओ फिर बचता क्या है सर इसके अलावा?
जिसपे IFRS IAS 36 अप्लाई होगा, बचेगा क्या सर? हैं, सवाल तो ये उठता है ना, बचेगा क्या? बचेगा ये बाबू, बचेंगी 4 चीजें। कितनी? 4 चीजें। सर यहाँ तो 3 तीर निकल रहे हैं, रुक जाओ। एक हमारे पास है सर PP IAS 16 का। कौन सा? IAS 16 का जो PP है उस पे ये इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी, ठीक है। अच्छा, कौन सा PP सर? जो कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है वो वाला, या जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा है वो वाला? सर दोनों पे, दोनों पे, दोनों पे, दोनों पे, दोनों पे IAS 36 अप्लाई होगा। दोनों की इंपेयरमेंट हमने टेस्टिंग यही करनी। फिर इंटेंजिबल्स। सर इंटेंजिबल्स IAS 38 में आते हैं, इंटेंजिबल कॉस्ट पे कैरी होते हैं। क्या इंटेंजिबल्स फेयर वैल्यू पे भी कैरी हो सकते हैं? हाँ सर, रीवैल्यूएशन होती है इंपेयरमेंट इसकी, इंटेंजिबल्स की भी, ठीक है जी, आप उसको भी रीवैल्यू कर सकते हो सर। लेकिन इंटेंजिबल्स की रीवैल्यूएशन के लिए शायद आप लोगों ने IAS 36 पढ़ते हुए ये एक्टिव मार्केट का रेट चाहिए होता है, ठीक है जी। तो सर ये भी रीवैल्यू होते हैं, और सर इनका भी रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस OCI में जाता है, तो इस पे भी इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है। फिर सर फिर सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स? कौन सी होती होंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हो या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हो? लॉन्ग टर्म, बड़े अरसे तक सब्सिडरी पाल के रखेंगे यार, कुछ सट्टेबाजी के लिए थोड़ी स्टॉक खरीदा हमने कि आज खरीदा कल बेचा है, सब्सिडी खरीदी कल बेची, आज सब्सिडी खरीदी कल बेची। ऐसा हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि आप जब इतने बड़े शेयर्स खरीदते हो तो हम पे अप्लाई हो जाए सब्सटेंशियल एक्विजिशन का लॉ। उसमें पहले आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, देन आप ये काम करते हो, ठीक है जी। ऐसे नहीं कि आज आपका मूड हुआ आपने जाके पूरा PRL के सारे शेयर्स खरीदे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। अच्छा जी, PP में OCI में जाता है तो रिटेनिंग में ही तो इफेक्टिवली तो वो प्रॉफिट तो रिड्यूस कर, बेटा देखो इंपेयरमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस का हिट होना। अगर एक गेन और लॉस OCI में जा रहा है ना, तो उसका मतलब वो PNL में नहीं जा रहा। इंपेयरमेंट में होगा क्या, उसका गेन और लॉस जो OCI में पड़ा है उठा के हम PNL में डाल देंगे, ठीक है जी, इस तरह की चीजें होंगी। अच्छा जी, SIC 32 में वेबसाइट जो बनती है इट्स एन इंटेंजिबल, और जो इंटेंजिबल सर SIC 32 में बनता है वो IAS 38 के अम्ब्रेला के अंदर ही आता है। तो IAS 38 का सारे के सारे इंटेंजिबल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, उन सब की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कहाँ होगी? यहाँ होगी, ठीक है जी। अब बताओ इसमें एक एसेट मिसिंग है, जो बंदा बताएगा मैं मान जाऊंगा कि उसने नीचे FAR1 FAR2 बहुत अच्छे तरीके से खुद पढ़ा है जी। एक एसेट इसके अंदर मिसिंग है, मैं मान जाऊंगा, चलो बता दो, नीचे देख के आ रहे हो तुम लोग। हाँ भाई, गोल्ड मेडलिस्ट जी ना, एक बच्चे ने भी बोला एक चीज, वेरी गुड सर, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कॉस्ट मॉडल पे कैरी होती है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कॉस्ट मॉडल पे कैरी होती है, वो बायोलॉजिकल एसेट्स जो कॉस्ट मॉडल पे कैरी होते हैं। सर मैंने इसलिए यहां नहीं डाला कि वो जनरल बात है, क्योंकि जहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहता है ना कि कॉस्ट पे कैरी होता है, तो वो कहता है इसके लिए IAS 16 की रिक्वायरमेंट अप्लाई कर लो। तो IAS 16 को मैंने इधर जनरली कवर किया, ठीक है जी, सेट है जी। अच्छा, गुडविल एक बच्चा कह रहा है यहाँ नहीं आया, गुडविल भाई आ गया ना इंटेंजिबल्स में। अच्छा, फिर एक बच्चे ने कहा कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बेटा आता है फाइनेंशियल एसेट्स में, ठीक है जी। कैश पे इंपेयरमेंट हो सकती है? कैश पे इंपेयरमेंट नहीं हो सकती है, बात करेंगे इस पे आगे, होती है बिल्कुल, बात करेंगे। कैश इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी, ठीक है जी, बात करते हैं, लंबी कहानी है। जी जनाब, जी मेरा भाई, बड़े हम आगे दोस्त। अब बताओ सर, ये सारी कहानी पढ़ने के बाद हमने अपना अहाता महदूद कर लिया है। हमने PP देखना, हमने इंटेंजिबल्स देखने, और हमने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स देखने, बस, ठीक है जी। इन 3 पे IAS 36 अप्लाई होगा, बाकी किसी चीज पे IAS 36 अप्लाई नहीं। स्पेसिफिकली हमने किन किन को एक्सक्लूड किया? इन्वेंट्री एक्सक्लूडेड, अकाउंट रिसीवेबल एक्सक्लूडेड सर, डेबिट टैक्स एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। मैंने देखो तुम्हें पूरी ईमानदारी से भगाते हुए चीजें नहीं बताई हैं, सिंपल मैंने एक एक चीज तुम्हें तोड़ तोड़ के बताई है।
मैं ये चाहता हूं कि सीख के जाओ कुछ यहाँ से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिपीट कर दें। देखो एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते, छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती है 20% से कम, वो डील होती है IFRS 9 में। आपने किसी कंपनी के 4-5% शेयर्स खरीद लिया IFRS 9 में, जैसे ही आप 20 को पहुंचते हो ना, IFRS 9 अप्लाई होना बंद हो जाता है, ठीक है जी। फिर IAS 28 शुरू हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। वो कब तक चलता है सर? वो चलता है 50 तक। जैसे 50 से ऊपर जाते हो तो कंसोलिडेट करना पड़ जाता है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बन जाती है। हम ये कह रहे हैं कि अप टू 20% अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस पर IAS 36 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो कहां जा रहे हैं? IFRS 9 में जा रहे हैं। IFRS 9 में जा रहे हैं तो इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स वही लिखी हुई है, लेकिन जैसे ही आप 20% क्रॉस करोगे, यानी सॉरी 20% पे पहुंचोगे, तो फिर आप कहां जाओगे सर? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और सर अगर 50 क्रॉस कर जाओगे तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हमने यहां देखनी है। इसका मतलब है IAS 36 अप्लाई होगा कब? जब IFRS 9 का स्कोप फाइनेंशियल एसेट से खत्म हो जाएगा। IFRS 9 के स्कोप से बाहर निकलोगे तो IAS 36 में जाके गिरोगे। देखो मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं तुम्हें तैयार एग्जाम के लिए तो कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें जेन्युइनली तैयार कर रहा हूं कि कल तुम किसी प्रैक्टिकल इशू में फंसो, ठीक है जी, तो तुम्हें चीजें पता हो। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पास होते हुए जा रहे होते हैं, एक इंटरव्यू होता है यूके की सिकॉन्डमेंट के लिए, वही उनकी जो है ना, वो क्या कहना है, चल बात समझ में नहीं आ रहा, हालत खराब हो जाती है, ठीक है जी। वो पूछता है जी बताओ यार फलां एसेट फलां स्टैंडर्ड का स्कोप, स्कोप मैं तो डायरेक्ट पास पेपर किए थे दोस्त, स्कोप तो पता ही नहीं है मुझे, है? तो देख लो बेटा सारी चीजें, ठीक है जी। बढ़े हम आगे एक स्टेप, बढ़ जाए हम आगे मेरे बच्चों, बढ़े पक्का? चलो जी, याद रहेगा बेटा, ये कॉपी कर लिया ना? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, मौला अली से, कि आपको जिंदगी में सबसे बड़ा अरमान क्या है? क्या आपका अरमान ऐसा है जो अधूरा रह गया? तो मौला अली ने बड़ा सट जवाब दिया। मौला अली ने कहा मेरा सबसे जो अरमान रह गया ना, वो ये था, जितना मुझे आता था उतना किसी ने मुझसे पूछा या सीखा नहीं, ऐसा ना? तो सर वो थे इल्म का दरवाजा, इतनी बड़ी हस्ती, हम जो है ना उनके, मतलब इल्म का अगर समंदर है ना मौला अली का, तो हम एक कतरा भी हमारे पास इल्म नहीं, इतना हमारा छोटा इल्म। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यार कि इतनी सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि यार ये यंग नस्ल सीखे, ठीक है ना। मैं कई सारे जो जो दोस्त हैं मेरे, वो यूके में, कोई कहाँ पर है, कोई IFRS ग्रुप में, डिलॉयड में, ठीक है जी, लंदन में, मास मास से पब्लिकेशंस लेता हूँ मैं, चीजें उससे डिस्कस करता हूँ, जो केसेस कंक्लूड हुए होते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है जी, उसकी पब्लिकेशंस मिलती है। मैं चाहता हूँ सीखो तुम, ठीक है जी, सीखो। मुझे पूरा मौका मिला है इस दफा पूरे दिल से पढ़ाने का, मैं आधा पौना कोर्स में देखता था, मैं पूरा कोर्स देख रहा हूँ। फायदा तुम्हारा है, सीख के जाना चीजें, एग्जाम व्यू पॉइंट से चीजें कराऊंगा, लेकिन इतना सिखा के जाऊंगा किसी का बाप नहीं सिखाएगा, ठीक है जी। लेकिन बंदे के पुत्र बन के ना चीजें सीखते जरूर रहना, ठीक है जी। अमीन ये स्टैंडर्ड जो है ना, अभी आगे दोनों बैचेस को मैं मर्ज करूंगा ना, तो इसी में ले लो, कोई मसला नहीं। देखें IAS 36 है क्या सर? सुनना, IAS 36 पे सर हमने कहा आपने अप्लाई करना है किसके ऊपर? 3-4 चीजों के ऊपर जो हमने डिस्कस की। अच्छा मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ सर, देखिए मेरे पास बैलेंस शीट पे एक चीज आ रही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी, दोनों में होंगे, वीकेंड्स में भी होंगे, वीकडेज में भी होंगे, ठीक है जी। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरी बुक्स में आ रहा है 1 लाख का, मुझे बताइए बैलेंस शीट पे इसके आगे एक वैल्यू लिखी हुई है 1 लाख, ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है? कैरिंग अमाउंट तो है, तो मुझे भी पता है क्या इंडिकेट कर रही है, यह है मिनिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है जी। ये वो मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो इस एसेट से तुम्हें मिलने हैं। इससे ज्यादा मिल सकते हैं, इससे कम नहीं मिल सकते, ठीक है जी। लेकिन अगर हमें पता चले कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो इससे कम मिलने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंपेयर करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा इसको, ऐसा है। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, बड़ी बेसिक सी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, 1 लाख रुपए इसकी कैरिंग अमाउंट है। सर मुझे मेरा मुंशी आके कहता है कि सर ये जो आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है ना सर, मार्केट में ले जाके इस एसेट को बेचेंगे ना तो ये 60,000 में बिकेगा। तो मैंने मुंशी को खींच के एक चमाट लगा दी, मैंने कहा ये बेचने के लिए खरीदा है? पीपीएम ने बेचने के लिए रखा है? उसने कहा नहीं सर, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, मैं कल मार्केट गया था तो पता चला कि जैसा एसेट 60,000 का बिक रहा है, तो मुझे लगा कि हमारा एसेट भी 60,000 का होगा। तो मैंने मुंशी को कहा नहीं, हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, लेकिन दिल में एक शक बैठ गया, यार क्या वाकई हमारा एसेट सत्यानाश हो गया? अच्छा मैंने अपने मुंशी को ये कहा कि जल्दी से पता करो कि इसकी
यूजफुल लाइफ पे जो कैश फ्लो जनरेट होंगे, जो इस एसेट से हम कमाएंगे, जो इस एसेट से हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, उनको जाके मार्केट में बेचेंगे, उससे जो आमदनी मिलेगी, तो मुझे बताओ सर वो वैल्यू इन यूज कितनी होगी। तो मुंशी ने कोई 2-2.5 घंटे बाद एक फिगर कोट की, कहता सर वो भी 90,000 होगी, यानी आप इस एसेट से 1 लाख रुपए तो रिकवर नहीं कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा देखिए सर अभी इससे इसको चलाएंगे तो कितने पैसे निकलेंगे इससे, 90, बेचेंगे कितने निकलेंगे 60, तो मुझे बताओ मैक्सिमम रिकवरी कितनी है इसमें से, 90,000। तो मुझे बताओ क्या मुझे 1 लाख रुपए रिकवर होता है नजर आ रहा है? नहीं सर। मुझे क्या करना चाहिए सर, इस एसेट को इंपेयर कर देना चाहिए कितने, 10,000 रुपए से। तो सर मुझे अपने पास एंट्री पास करनी चाहिए इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से, 10,000 रुपए से, और सर प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट या पीपी क्रेडिट कितने से, 10,000 रुपए से। तो मुझे पता है स्टैंडर्ड में हम क्या सीखेंगे कि जो एसेट बैलेंस शीट पे आ रहा है, यानी ये 3 एसेट्स पीपी, इंटेंजिबल्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अगर ये बैलेंस शीट पे आ रही है तो ये अपनी मिनिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की अमाउंट पे ही मौजूद हो, उससे ज्यादा पे नहीं हो। अगर उससे ज्यादा पे होंगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम इंपेयर करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों, ये बात भेजे में बैठती है। अब बताएं सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने एक तो 4 चीजों में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, और सर उन 4 चीजों में मैंने क्या करना है, एक तो ढूंढना है एसेट का कैरिंग अमाउंट, एक मैंने ढूंढना है एसेट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एक मैंने ढूंढना है एसेट का वो अमाउंट जो इस एसेट को इस्तेमाल करके जो मैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाऊंगा, दैट इज वैल्यू इन यूज। अगर ये 3 फिगर्स मुझे पता चल जाए उस्मान, तो हम क्या बुक कर सकते हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट कर सकते हैं कि ये एसेट इंपेयर्ड है या नहीं है। अब मैंने सर इन 3 चीजों में ना बात करनी है, इन 3 चीजों में मैंने अब बात करनी है, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, वो हमने पूरा कैलकुलेट करना है, फ्यूचर कैश फ्लोज निकालेंगे, पूरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी मेरे बच्चों। ये नेट प्रॉफिट है अदर देन नॉन कैश आइटम, ठीक है जी। हाँ, मतलब ये कैश फ्लो टाइप की चीज है, ठीक है जी। अभी हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन देखनी है कि कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है जी। बड़े हम एक स्टेप आगे मेरे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने 3 कैलकुलेशन है, कैरिंग अमाउंट, फिर नंबर 2 फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और नंबर 3 ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करना है। भाई मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? रिकवरेबल अमाउंट एंड वैल्यू न्यूज, जी बिल्कुल आ रही है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आ रही है सर। चलो अब सही है दोस्त। चलो अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं इस पूरी कैलकुलेशन को तोड़ रहा हूं सर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं व्हाट इज फेयर वैल्यू। एक अटेम्प्ट में आईकेएप के एग्जामिनर ने 20 नंबर का सवाल पूछा, कितने मार्क्स का, 20 नंबर का सवाल पूछा इंपेयरमेंट का। और मैं आपको बता भी देता हूं सर, ये मैं भी आपको एक हैंड आउट दे रहा हूं, ऑनलाइन वालों तुम लोगों को भी, ठीक है जी। अगर इसमें हो सर, ये कोरोना लिमिटेड के नाम से ये कोई 2 अटेम्प्ट पहले आया, और इससे पीछे में जाऊं तो मेरे पास एक सवाल इसमें और डालना है। अच्छा, दोनों सवालों में एग्जामिनर ने ना फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पे काम किया, ठीक है। फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पे चीजें, मतलब कोई क्वेश्चन करने की कोशिश की कि बच्चे को फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पता है या नहीं। 3-3 फेयर वैल्यूज दे दी, ठीक है जी। तो मैं फिर एक चीज रिपीट करूंगा सर, फेयर वैल्यू को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो तरीके से इसको देखना है, ठीक है जी। व्हाट इज मेंट बाय फेयर वैल्यू सर, व्हाट इज मेंट बाय फेयर वैल्यू। इसके लिए मैं आऊंगा सर, नहीं मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा सर, गौर से देखना दोस्त। नहीं 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 नहीं, ऐसे रॉकेट नहीं मारना हमने बिल्कुल। व्हाट इज फेयर वैल्यू, पहले इसको समझ लो। देखो मुझे एक चीज ये बताओ, मैं आपके सामने ना ये इन्फोग्राफिक्स का भरपूर इस्तेमाल करता रहूंगा ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहे सर। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास फेयर वैल्यू है, अज्यूम करो ये एक मार्केट है, ठीक है जी, एक मार्केट है, ठीक है जी। मार्केट में एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, हु इज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, सर जो खरीदता बेचता है, ठीक है जी, ये मार्केट पार्टिसिपेंट है। और ये जो डिस्को टाइप का लड़का है ये हम है, ठीक है जी। ये जो डिस्को टाइप का बंदा है ये हम है, ये ब्लू वाला जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट है। अच्छा सर, ये हमारी एंटिटी, इसके पास एक पेन पड़ा हुआ सर, ये पेन जाके अगर मैं इस कंपनी को यानी इस मार्केट पार्टिसिपेंट को बेचना चाह रहा हूं,
मैं चाह रहा हूं ये मुझसे 200 रुपए का खरीद ले। कितने का? 200 रुपए का खरीद ले। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अपना ये पेन इस बंदे को कितने में बेच दूं? 200 में बेच दूं। ये मेरी चाहत है। ठीक है जी। ये बंदा क्या कह रहा है? ये बंदा कह रहा है भाई मैं आपको इसके 160 दूंगा। ठीक है जी। ये बंदा क्या कह रहा है? मैं आपको इसके 160 दूंगा। मैं ये पेन बेचने जा रहा हूं, ये मोबाइल बेचने जा रहा हूं, मैं मांग रहा हूं 200। वो बंदा देने को तैयार है 160। फिर इस बंदे ने कहा ये जो मेरी उंगली का इशारा है जरा ऊपर देखो, ये मेरे पास एक और इस जैसा पेन पड़ा है, नया ब्रांड न्यू, ये 250 रुपए का है। अब बताओ सर ये वाला पेन जो है ये किसका है? हमारा ही है? नहीं, ये मार्केट पार्टिसिपेंट का। हमारा पेन कौन सा है? हमारा पेन तो ये वाला है। इसके हम मांग रहे हैं कितने? 200। वो दे रहा है कितने? 160। इस जैसा पेन मार्केट में कितने का अवेलेबल है? मुझे बताओ हमारे पेन की फेयर वैल्यू क्या है? जी जी, हम 160 या 200 या 250? जी 160। कैसे? याद रखना सर, ना ना 250 नहीं सर, वो प्राइस जो सामने वाला मार्केट पार्टिसिपेंट इस एसेट के लिए पे करने को तैयार है, वो क्या है मेरी? इस पर्टिकुलर एसेट की क्या है फेयर वैल्यू? वो कितनी है जनाब? 160। सर तो ये भी तो होनी चाहिए ना 200। भाई मैं तो आज अपनी कुर्सी के लिए भी 2 करोड़ मांग लूंगा, तो क्या मैं इसकी फेयर वैल्यू 2 करोड़ रख दूंगा? नहीं सर। सर फिर वो जो नया एसेट है उसकी फेयर वैल्यू, बेटा वो मेरे एसेट जैसा एसेट होगा, वो मेरा एसेट नहीं है। फेयर वैल्यू किसकी मालूम करने जा रहा हूं मैं? अपने एसेट की। तो याद रखना मेरे बच्चों कि मेरे पास जो एसेट मौजूद है उसकी फेयर वैल्यू हमेशा बिड प्राइस होती है। क्या होती है? बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट पार्टिसिपेंट ने इसको खरीदने के लिए कितनी बिड लगाई है। सर कितनी बिड लगाई है मार्केट पार्टिसिपेंट ने इसको खरीदने के लिए? 160 रुपए की। ये कहलाती है बिड प्राइस। अच्छे तरीके से टर्म्स नोट कर लो। ठीक है जी। ये 200 क्या है? सर ये ऑफर प्राइस है। ऑफर प्राइस का मतलब वो अमाउंट जिसपे मैं अपनी गुड्स बेचने को तैयार हूं। ये इररेलेवेंट है। ये इररेलेवेंट है। सर 2000 में सवाल आता था पेपर में, वो बिड और ऑफर को क्या करता था? एवरेज करके दे देता था। क्या करता था? बिड प्राइस ली, एवरेज प्राइस ली, मिला के क्या कर दिया? एवरेज कर दिया। क्या मेरे लिए वो रेलेवेंट है? नहीं सर। मुझे क्या निकालना है? बिड प्राइस। तो अगर सर मुझे कैलकुलेशन दी जाए कि बिड और ऑफर को मर्ज कर दिया जाए तो मैं बिड निकाल लूंगा। पक्का? पक्का। बिड प्राइस का मतलब क्या है? वो प्राइस जिसके ऊपर मार्केट पार्टिसिपेंट इस चीज को खरीदने को तैयार है। ऐसा है मेरे बच्चों? अब बताओ आइंदा के बाद फेयर वैल्यू वो अमाउंट नहीं है जो मैं मांग रहा हूं, वो अमाउंट नहीं है जो मेरे एसेट जैसा एसेट मार्केट में कितने में अवेलेबल है। नहीं। अच्छा इस प्राइस को हम क्या कहेंगे? 250 को रिप्लेसमेंट वैल्यू। दिस इज नॉट फेयर वैल्यू, ऑफर इज नॉट फेयर वैल्यू, बिड प्राइस इज फेयर वैल्यू। ऐसा? भाई ये सारी प्रेजेंटेशंस आपको पीडीएफ फॉर्म में सुकून से मिल जाएंगी। आप मतलब अपने रेलेवेंट चीजों को कॉपी करें। ठीक है जी। ये सारी आपको मिल रही है जी। नहीं नहीं, रिप्लेसमेंट का मतलब है मैं इस एसेट को अगर रिप्लेस करना चाहूं, चाहे नए से चाहे पुराने से, इस जैसा एसेट मार्केट में कितने में अवेलेबल है। ठीक है ना? डन है जी। सिर्फ 1 मिनट। नंबर कितना है KPMG? बहुत अच्छा हुआ कि जब KPMG वालों ने मार्क्स इस तरह करके बता दिया ताकि लोगों को आश्रय ही नहीं रहे। हाँ ना, हर बंदा आश्रय में होता रहा भाई मेरे कॉल आने वाली है, मुझे कॉल आने वाली है। उन्होंने अब नंबर्स के हिसाब से कॉल करना शुरू की है।
ए लेवल्स वालों को ए लेवल्स करने के 5 नंबर मिले तो उन्होंने बाकी ए लेवल्स किया है ना, तो 5 नंबर मिलने चाहिए। चलो जी, हैं 5 नंबर तो मिले ना इतने पैसे खर्च करके, हैं या नहीं मिले? हैं देखो मेरी नजर में, मैं तुम्हें 1 मिनट तुम्हारा लेता हूँ। कल एक इतनी जबरदस्त बात चल रही थी, आई कैप का इलेक्शन होने वाला है और आई कैप का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा इंशाल्लाह। तो कल एक बात चल रही थी रिगार्डिंग वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स जिसने एसीसीए की बहुत इंडक्शंस की है पास्ट में, उसके बारे में बिग 4 फर्म के पार्टनर्स भी बैठे हुए थे वहां पे। उन्होंने कहा यार एक फर्म ऐसी है जिसने पास्ट में एसीसीए के बहुत बच्चे इंडक्ट किए, आई कैप के बच्चों को इग्नोर किया। अब उनको खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि उनके अलमनाई में लोग ही नहीं है जिनसे वो वोट मांगे। ठीक है ना, तो इस दफा उनके लिए भी बड़ा सिग्निफिकेंट मसला है कि वो आई कैप के इलेक्शन को कैसे लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है मुश्किल, बहुत मुश्किल जीते। ठीक है जी। चले जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, बुक कौन सी रेफर करनी है सारा बता रहा हूँ। अगले 15 मिनट मुझे एक चीज कंप्लीट करने दो, सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है जी। क्लास इसी वक्त होगी रोज? नहीं भाई, वीकडेज के अंदर क्लास होगी शाम में। ठीक है जी, दो वीकडेज होंगे हमारे, 2 वीकेंड्स होंगे। ठीक है जी। 2 वीकडेज हमारे अभी हम बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। एक हमारा वीकडे होगा ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे और थर्सडे, हमारा ट्यूसडे और फ्राइडे हमारा बीएफडी का दिन होता है। ठीक है जी। मंडे, वेंसडे और मंडे, वेंसडे और थर्सडे, ये 3 दिन हमारे पास बचते हैं, इसमें से हम कोई 2 दिन पिक कर लेंगे। ठीक है जी। टाइमिंग होगी 7 से 10। ठीक है जी। 7 से 10 आपको यहाँ फिजिकली आके लेना है, फिजिकल आके ले लो। ठीक है जी। लाइव लेना है, लाइव ले लो। घर से रिकॉर्डेड लेना है, रिकॉर्डेड ले लो। और क्या बचा? अच्छा जी। अच्छा जी, चलें। सर मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे सुनो। सुनो प्लीज बोर्ड पे दोस्त, प्लीज बोर्ड पे। सर मुझे एक चीज ये बताएं, मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जस्ट आपकी अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए। मुझे इतना इत्मीनान इत्मीनान हो जाए कि भाई चीजें हमें याद है, हम जो है वो कोई चीज भूले नहीं है। ठीक है जी। आए जरा दोस्त। सर ये सवाल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज। सर मुझे एक बात बताएं, क्या हर साल के एंड पे हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है? जैसे ही हम रिपोर्टिंग डेट पे हैं, हम अपने जो सारे एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर ले हैं? जी जनाब। नहीं सर, सुनो सुनो सुनो। सर हमारी जो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है ना, वो 2 टाइप की होती है। ठीक है जी। एक होती है एनुअल, एक होती है इवेंट बेस्ड। आपने किसी भी एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग एनुअल नहीं करनी। जब आपको लगे कि इसके अंदर इंपेयरमेंट है, तब आपने टेस्टिंग करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें लगा कि एसेट फिजिकली डैमेज्ड है, हमें लगा कि एक एसेट से बनने वाला प्रोडक्ट मार्केट में इतने अच्छे रेट्स पे नहीं बिक रहा। हमें ये पता चला कि जी एक एसेट के बहुत सारे अच्छे सस्ते सब्स्टिट्यूट आ गए। हमें ऐसा लगा कि जी हमारे मुल्क में जो कानून चल रहा है, इस प्रोडक्ट की अब जो है वो इस प्रोडक्ट की रिलीजियस वायबिलिटी नहीं है, लीगल वायबिलिटी नहीं है। शराब नहीं बेच सकते हम यहाँ पे सर खुलेआम। ठीक है जी। सर मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट जो मैं पहले बनाता था, इनपुट्स उसके डॉलर्स में आते थे। अब सर इनपुट्स महंगे हो गए तो मैं प्रोडक्ट को महंगे दामों आगे बेच नहीं सकता। तो सर सीधी सी बात है, मेरी इन्वेंट्री बिकने के काबिल नहीं है, तो ये जो मशीन इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रही है इसकी भी वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब ये क्या है सर? कोविड आ गया, वेरी गुड। ये सारी चीजें क्या है? इंडिकेटर या इवेंट बेस्ड। आप एसेट्स को जब टेस्ट करते हैं, जब आपको कुछ लगता है कि डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब लगता है कि हम बीमार हो गए, हम बीमार हो चुके हैं। ठीक है जी। ये वो वाला सीन है। कुछ एसेट्स ऐसे जिनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग आपने एनुअल करनी है। ये याद रखना कि हम IAS 36 सिर्फ 4 एसेट्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। सर वो कौन से जिनकी एनुअल टेस्टिंग करनी है, ये दिमाग में नोट कर लो, ये पता होना चाहिए। नंबर 1, इंटेंजिबल्स विद इंडेफिनिट लाइफ। सर ये क्या है इंडेफिनिट लाइफ? ब्रांड नेम, एक ब्रांड मैंने खरीद लिया, जे डॉट का ब्रांड खरीद लिया,
एक इंटेंजिबल है। क्या इसकी लाइफ पता है आपको? नहीं, क्यों? सर मुझे नहीं पता कि ये ब्रांड मुझे कितने टाइम में फायदा दे। चलो ये बताओ, पाकिस्तान का लोगो मैंने खरीद लिया पाकिस्तानी टीम का, पीसीबी को 5 लाख रुपए पे करके कि अगले 5 साल तक मैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स पे पाकिस्तान का लोगो लगाऊंगा। इसकी लाइफ है? हाँ है। क्यों? 5 साल बाद ये मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। इंटेंजिबल तो है लेकिन इसकी लाइफ फाइनाइट है। सर ब्रांड ऐसा मैंने खरीदा है जो मेरा हो चुका है, इसकी लाइफ क्या है? इंडेफिनिट है। इनफाइनाइट है नहीं, यहाँ इंडेफिनिट है। पता नहीं है मुझे, लाइफ है लेकिन मुझे पता नहीं कितनी है। सर चूंकि आपको लाइफ पता नहीं है तो आप उसको डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज नहीं करते होंगे। वो सारे इंटेंजिबल्स जिनकी लाइफ इंडेफिनिट होती है हम उसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते। तो जब अमोर्टाइज नहीं कर सकते तो फिर स्टैंडर्ड कहता है भैया इसकी एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लो। आप इसको, गुडविल भी आ जाता है इसके अंदर। गुडविल भी एक ऐसा इंटेंजिबल है जो सर इंडेफिनिट लाइफ का है, ब्रांड है, ऐसा एसेट है, कस्टमर है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, सॉफ्टवेयर उसकी लाइफ होती है। अगर उसकी लाइफ नहीं है कोई, देखो यूजफुल लाइफ की बात हो रही है, यूजफुल लाइफ की। अदरवाइज यार आइंस्टाइन वाली बात कोई नहीं करेगा, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी, हर एक चीज की लाइफ इंडेफिनिट है। पानी की बोतल की लाइफ को 600 साल है, नहीं, यूजफुल लाइफ कितनी है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर की यूजफुल लाइफ कितनी होगी? किसी भी सॉफ्टवेयर की यूजफुल लाइफ 5 साल 10 साल है। सर मैं अभी भी विंडोज 95 चलाता हूँ। मुझे नहीं पता कि कहाँ चलाता है भाई जी। कस्टमर लिस्ट भी है, उसकी भी लाइफ क्या है? एक नहीं, उसकी लाइफ इंडेफिनिट है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो, हाँ, खत्म। अच्छा जी, अच्छा जी। जमीन की लाइफ क्या है? अच्छा, वैसे उसको भी हम इंडेफिनिट ही कहते हैं, उसको भी हम इंडेफिनिट ही कहते हैं, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है जी, इनडेफिनिट का मतलब है मुझे नहीं पता कि कितनी, अंदाजा नहीं लगा सकते। इनफाइनाइट लाइफ की कोई एसेट ऐसा होता नहीं कि इसकी लाइफ जो है ना वो इंशाल्लाह। लोग कहते हैं बाज़ औक़ात कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं जी लैंड इज एन एसेट दैट हैज एन इंडेफिनिट लाइफ, इनफाइनाइट लाइफ। उसके लिए भी स्टैंडर्ड ने इंडेफिनिट का वर्ड इस्तेमाल किया, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज और क्या होगा सोचो। सर इंटेंजिबल्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा सर, ये कौन सा इंटेंजिबल होगा जो अवेलेबल फॉर यूज नहीं होगा? जैसे 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 इसके लिए बहुत अच्छी एग्जांपल स्टैंडर्ड ने जिस चीज को ध्यान में रख के ये रूल बनाया ना, वो है डेवलपमेंट कॉस्ट। वो क्या है? डेवलपमेंट कॉस्ट। हमें स्टैंडर्ड अलाउ करता है ना कि हम डेवलपमेंट कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। अच्छा, जब वो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही होती है तो वो इंटेंजिबल अभी इमीडिएटली यूज के काबिल नहीं होता। जैसे कोविड की वैक्सीन बन रही थी, तो जब कोविड की वैक्सीन एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई कि वो वायबल हो गई, कि वो बन भी सकती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी उसके सारे देख लिए गए, बस हमने भी उसको जो है वो इंशाल्लाह प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट करनी है, ऐसे स्टेज तक आ गया है। ये स्टेज क्या कहलाता है? डेवलपमेंट स्टेज। और इस डेवलपमेंट स्टेज के जो खर्चे होते हैं उसको क्या करते हैं? अच्छा, कोविड की वैक्सीन अभी यूजेबल नहीं है, हमने प्रोडक्शन उसकी शुरू नहीं की है, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक इंटेंजिबल ऐसा ऐसा एसेट पड़ा है विच इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। सर जब अवेलेबल फॉर यूज होगा हम इसको अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। जब तक ये अवेलेबल फॉर यूज नहीं है तो हम इसको क्या कर रहे हैं सर? इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। अब बताओ, ये दो चीजें ध्यान में रहेंगी। कौन से इंटेंजिबल्स? जो एक वो जिनकी लाइफ क्या है, इंडेफिनिट है, एक वो जो अभी तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। सर जो अभी थोड़े टाइम में इंशाल्लाह ताला बस हम जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर वो उठा के हम कैपिटलाइज कर देंगे कोविड वैक्सीन के नाम से, और फिर हम उसको जो है वो इंशाल्लाह डेप्रिशिएट भी करना शुरू कर देंगे, एडवर्टाइज करना भी शुरू कर देंगे। इस स्टेज के ऊपर मैं उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताओ, बाकी सारों का क्या है? आइए, सॉरी मुझे बताओ, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट हम इवेंट ड्रिवन करेंगे या एनुअल? IS2 में आता सर, इसमें नहीं आता। नशा करके बैठे हुए क्या आप? नहीं आता सर इसके अंदर। बताएं सर, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इवेंट बेस्ड या एनुअल? इवेंट बेस्ड या एनुअल? अच्छा सुनो, आप आगे आओगे तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सब्सिडरी में गुडविल आता है। ठीक है जी, तो गुडविल की वजह से उसको आपको ट्रैक करना पड़ता है फिर किसमें, एनुअल वाले सीन में। ठीक है जी, आगे आएगा डिटेल में, हम उसको एनुअल करते हैं नहीं करते हैं वो डिटेल में आएगा। ठीक है जी, देखने आगे तैयार रहना, सवालों को मैं मतलब टेक्निकली साउंड रहना, ऐसे नहीं कि बुद्धू बन के बस वो नंबर ऐड करना आते हो तुम्हें, गधा नहीं बनाना तुम लोग को। ठीक है जी, अब आए जरा सर मुझे पहली चीज ये बताएं, एक इवेंट पता चला कि एक एसेट खराब है, क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे?
पहला काम, पहला काम क्या करो, पता चला एक इवेंट बेस्ड वो है, स्टेप 1 क्या करें सर? पता चला जी एक एसेट में मसला है, इंपेयरमेंट इंडिकेटर नजर आ रहा है इसमें, क्या करें? नहीं सर, सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसकी एक्सपेक्टेड इंपेयरमेंट अगर मटेरियल है तो मैं जाऊंगा सर इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए। याद रखना ये जो आगे तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स आते हैं ना, लोग उसके अंदर इंपेयरमेंट पे ऑडिट प्रोसीजर लिखना है इंटेंजिबल्स पे, या टॉप में डाला और चला दिया, ठीक है जी। एक एसेट पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग का इंडिकेटर निकला है, क्या करोगे? पहले एक्सपेक्ट करोगे कि जो इंपेयरमेंट निकलेगी वो मटीरियल होगी। अगर जवाब आता है मटीरियल है तो स्टेप 2 क्या कैलकुलेट करूंगा मैं? सर मैं स्टेप 2 रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने जाऊंगा, ऐसा रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। स्टेप 3 इंपेयरमेंट कैलकुलेट करूंगा और इंपेयरमेंट चार्ज कर दूंगा, ऐसा। ऐसा क्या सारे एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है? नहीं। जिनमें इंडिकेटर होता है उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है। जिनमें इंडिकेटर होता है क्या सारों की डिटेल कैलकुलेशन होती है? नहीं। हम चेक करते हैं, दिमाग बनाते हैं कि अगर उसमें इंपेयरमेंट मटेरियल निकलने का चांस है तो ही घुसो उसके अंदर, अदरवाइज आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या सारे एसेट्स पे IS 36 अप्लाई होता है? नहीं सर। सारे नहीं, लिंक्ड एसेट्स पे भी नहीं होता। जब लिंक अभी आगे हम पढ़ेंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट जब बनता है ना, एक डब्बा बन गया। अच्छा ये मैं सिर्फ एक बच्चे को जवाब दे रहा हूँ। ये कैश जनरेटिंग यूनिट बना लीजिए, उसके अंदर 10 एसेट्स है, 10 पे 3 पे IS 36 अप्लाई होता है, 7 पे नहीं होता। तो हम 7 को क्या करेंगे? पहले उनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंपेयर कर देंगे, फिर IS 36 अपने बाकी पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, मैंने एक्सपेक्टेड इंपेयरमेंट देखनी है, एक्सपेक्टेड इंपेयर मटीरियल है तो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करो, अदरवाइज नहीं। अब आओ जरा मुझे ये सवाल सॉल्व करके दो, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना, अकल चलानी है, ठीक है जी, कि जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है ना, कैरिंग अमाउंट भी उसी दिन की होनी चाहिए, ये दिमाग में रखना। शाबाश, छोटा सा सवाल है, जल्दी से कर लो। जी मेरा भाई, जूम करूं? सेट है? चले जी। बिल्कुल टेस्टिंग करते हैं, इवेंट बेस्ड है ना। हाँ, नहीं क्यों नहीं करते? मतलब एनुअली नहीं, एनुअली नहीं, वो तो इवेंट बेस्ड है ना। हाँ हाँ हाँ। जी मेरे बच्चों, एक बच्चे ने पेमेंट निकाल लिया जी। डन। अच्छा जी, चलो चलो जी, बिल्कुल सही बजान मुकीत, बिल्कुल सही। पिरामिड लॉस निकाला है बच्चों ने 3.625 मिलियन। जी
चलो जी, इसको मैं करवाऊं बड़े या रीचेक कर ले मेरा बच्चा। सर ये कह रहा है जनाब, बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज शोइंग अ प्लांट एट अ बैलेंस ऑफ 16 मिलियन रुपीस। ठीक है जी, ऑन 1 जनवरी 2015 मार्क द डेट। रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी 8 years. Residual value at the end of its useful life is estimated to be 2.5 million. जाने जी चले। At 31 दिसंबर 2016 it was known to the company that the asset is physically damaged and will not be able to produce 100% at 100% capacity. देखो बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं बात कर सकता हूं इसके ऊपर। मुझे बताओ सर, ये जो एसेट में ब्रेकेज आया ये कब आया? ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो ब्रेकेज आया एसेट में, जो टूट फूट आई है, जो फिजिकल डैमेज आया है, वो एग्जैक्टली 31 दिसंबर को आया। ठीक है जी। आपको पता है यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए था? इवन इंपेयरमेंट बुक करने से पहले ये चेक करना चाहिए था कि इसकी यूजफुल लाइफ आगे की कितनी है, उसके हिसाब से इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए। खैर मैं उस पर डिटेल में अभी नहीं जा रहा। आगे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें फिजिकल डैमेज आएगा और एसेट की लाइफ क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। ठीक है जी। और मुझे बताओ ये किस डेट पे हुआ है? साल के लास्ट डे के ऊपर हुआ ही ऐसा। अभी सवाल आएगा जिसमें मिड में काम हो रहे होंगे, तो देख के काम करना है। ठीक है जी। याद रखना भैया, जब फिजिकल डैमेज आता है तो जनरली लाइफ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। खैर यहाँ इसमें कोई इंडिकेटर से ऐसा नहीं दिया हुआ। बताएं सर, मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट 1 जनवरी को कितनी थी 2015 को? सर ये थी 16 मिलियन। सर मुझे इसको डेप्रिशिएट करना है, बताओ सालाना डेप्रिसिएशन कितना होगा इसका? सर सालाना डेप्रिसिएशन होगा 16 माइनस 2.5, जो वो है मेरा रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय 8। कितना आ रहा है देखो जरा, 1.6875। बहुत सारे लोगों ने रेजिडुअल वैल्यू को खुडे लाइन लगा दिया होगा, देखा ही नहीं होगा। ऐसा ही है ना? देखा था रेजिडुअल वैल्यू को? अच्छा जी सर, पता है सर मेरे पास डेप्रिसिएशन 2015 का और डेप्रिसिएशन 2016 का, दोनों का कितना है सर? 1.6875 और 1.6875। पता है मेरे पास कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ इंपेयरमेंट कितनी है सर? 12.625। बताएं सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 8.18। कैसे सर? 9 मिलियन दी हुई है मुझे और इस 9 मिलियन में से मैंने 0.57 यानी 5,70,000 का मतलब है 0.57 ऑफ अ मिलियन। कितना जी फेयर वैल्यू? तो सॉरी 8.75। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु मदन खतान जी। 8.18। अच्छा मेरे पास सर वैल्यू न्यूज 9। दोनों में से हायर कौन था सर? रिकवरेबल अमाउंट कितना है? वैल्यू न्यूज दैट इज 9। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मेरे पास वैल्यू न्यूज 9 है, ठीक है जी, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास अब आ गया 9। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट है 12.625। इंतहाई बच्चों वाला सवाल, इंतहाई छोटा सा टुच्चा सा सवाल, बताएं इंपेयरमेंट कितनी है? 3.625। डन। अब बताओ इसकी एंट्री पास कर लेंगे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और ऐसा सिंपल सी चीज थी। देखिए एक सवाल अच्छा सा सर पास पेपर्स का, तैयार हो हैं जी? वो रिपीट कर दें जो आप लाइफ रिड्यूस होने की बात कर रहे थे। माहीन उसी पे सवाल दे रहा हूं मेरा बच्चा। दूं सवाल दूं? आए जरा देखिए, पास पेपर का सवाल है छोटा सा, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लें। ठीक है जी। क्रेडिट क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट भी क्रिएट कर सकते हो और पीपी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। कर लो कॉपी, मैं आपको दे रहा हूँ सर एक पास पेपर्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आई होप तुम लोग कर लोगे। ठीक है, दे दूं? कर लिया? है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े हम आगे, बड़े हम। बिल्कुल है, बुक है, बिल्कुल बुक है, बिल्कुल बुक है। अच्छा जी।
चलो मेरे बच्चों, आए जरा दोस्त, प्यारे दोस्त, तरीके से सवाल को देखना। पॉइंट 2 में इन्वेंट्री लिखा है, पॉइंट 2 में कहां पर पॉइंट 2 में इन्वेंट्री लिखा है? इंटेंजिबल है, इन्वेंट्री नहीं, इंटेंजिबल है। सर सर, सर पढ़ो इसको आपके साथ साथ। एनुअल के नीचे इंटेंजिबल और इंटेंजिबल विद इंडेफिनिट लाइफ, इंटेंजिबल नॉट अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा जी, चले सर, आए जरा दोस्त प्यारे भाई, सुनो। ये कह रहा है जनाब, ऑन 1 अप्रैल 2006 कहकशान लिमिटेड had acquired a plant at a cost of 30 million। 30 मिलियन का प्लांट खरीदा, इससे किस डेट पे? 1 अप्रैल पे। इसका ईयर एंड क्या होगा? इसका ईयर एंड 31 मार्च होगा। ये देख के एग्जाम में ये फाइनल वाले को ये भी सुलेमानी मसला है कि वो ईयर एंड कोई भी बना देता है। ठीक है जी, वो कहता है जागते रहो बस। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड टू बी 15 साल एंड इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी। ऑन 1 अक्टूबर 2010 द प्लांट सफर्ड, देखो डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर 2010। मुझे बताओ, ये अक्टूबर की पहली तारीख आपको नहीं लगता साल का मिड है? और साल का मिड कैसे, ये तो फर्स्ट, बेटा इसका ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं है, क्या है? मार्च है, तो ये साल का मिड होगा। इसका मतलब है सर कुछ सालों बाद, कुछ साल के मिड में आके द प्लांट सफर्ड फिजिकल डैमेज। ठीक है जी, बट इट स्टिल वर्किंग। ठोकर लगी है प्लांट को लेकिन चल रहा है। ठीक है जी। अब वैल्यूएशन वाज कैरिड आउट टू डिटरमिन द इंपेयरमेंट लॉस। हमें लगा कि इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द वैल्यूअर्स रिपोर्ट रिसीव्ड ऑन अप्रैल की 5 तारीख। हाँ जी, मुझे बताओ अप्रैल की 5 तारीख को जब हमें पता चला कि हमारा एसेट ठुक चुका है, लेकिन एक सर खराब कब हुआ है? अक्टूबर की पहली तारीख को। ऐसा तो मुझे बताओ, इंपेयरमेंट टेस्टिंग हम का इंपेयरमेंट लॉस अगर बुक करेंगे तो अगले साल में डालेंगे क्योंकि 31 मार्च इसका ईयर एंड है, या इसको हम पिछले साल में डालें? क्यों? सर सीधी बात है, ये एक एग्जिस्टिंग इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी ईयर एंड के ऊपर, एक एडजस्टिंग इवेंट है ये। ऐसा सर मुझे एक बात बताएं, पता चला कि 16 मिलियन की वैल्यू न्यूज है, 12 मिलियन का। अच्छा, रिमेनिंग लाइव वो कह रहा है 1 अक्टूबर को 5 साल रह गई थी। अब बताओ, 1 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन फिजिकली डैमेज हुआ है। शुरू से इसकी लाइफ कितनी थी? 15 साल। एकदम 1 अक्टूबर 2010 को आके इस मशीन को एक फिजिकल डैमेज फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उसी दिन इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? तो बताओ, 2010 में आधा साल ये एसेट सही चला, आधा साल ये एसेट खराब हो गया, तो आधे साल का डेप्रिसिएशन 15 साल के हिसाब से और आधे साल का डेप्रिसिएशन 5 साल के हिसाब से। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग किस डेट पे हम करेंगे? सर हम इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे साल के एंड पे, इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे इसका। ठीक है जी, क्योंकि हमें जो ये सारी चीजें नजर आ गई है, मिल गई है ना, तो हम इसको कब बुक करेंगे इंपेयरमेंट को? साल के एंड पे। कब? साल के एंड पे। लेकिन साल के एंड तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले उस एसेट की वैल्यू को लेकर आना पड़ेगा, यानी डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेके आओ उसकी। डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे लेकर आओगे? शुरू से लेके चलोगे 15 साल 15 साल 15 साल, डैमेज के दिन तक। डैमेज के दिन के बाद क्या करोगे? उसको 6 महीने उसको डेप्रिशिएट करोगे, फिर क्या करोगे? सर इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आ रही है मुझे 15 अप्रैल को मिली है, तो मैं इसका इंपैक्ट 15 अप्रैल को नहीं लूंगा बल्कि 31 मार्च को लूंगा। शाबाश सर, जल्दी से करके देंगे। जी मेरा बच्चा, ये हमें इफेक्टिवली मिली है अप्रैल की 15 को कह लो, या मार्च 1 अप्रैल को कह लो। ठीक है ना? नहीं तो हम फिर पूछते वैल्यूअर से कि वैल्यू न्यूज किस डेट पे खड़े होकर तुमने कैलकुलेट की, ऑब्वियसली करना पड़ता है। ठीक है जी, जी जनाब। कर लिया सर। हिस्टोरिकली मैं बिलीव करता था
कि मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट्स पक्के करा दूं। और अब चूंकि सर रिकॉर्डिंग वाला जमाना आ गया है और रात गए तक क्लासेस पॉसिबल हैं, ऑनलाइन हो सकती हैं, तो मैं इस दफा पूरे के पूरे 20 अटेम्प्ट के पास पेपर्स आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है जी। और ये वो बैच होगा जिसको मैं मॉडल बना के रिकॉर्ड करके रखूंगा, ताकि आगे मैं अगर किसी को रिकॉर्डेड देना हो तो इसी बैच के थ्रू दूंगा, ठीक है जी। ये पास पेपर है बेटा, ये मेरी फुप्पो ने बनाया घर पे। अच्छा पूछ रहा पास पेपर कराते। 10.1 मिलियन का एम्पेयरमेंट, अच्छा पक्का। 2.9, चलो जी शाबाश, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन एनुअल कितना है? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? फिर इम्पेयरमेंट तुम कह रहे हो कि 2.9 आ रही है। अच्छा, मेरे हिसाब से पता नहीं कुछ 4-5 मिलियन आ रही है, चेक करो। जी सर, इस क्लास की रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी? अभी कोई शाम तक अपलोड हो जाएगी। जी मैं कराऊं 21 मिलियन की एफबी पे 5 इयर्स की डेप्शन करेंगे, बिल्कुल जी। अब्दुल करीम, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिस दिन डैमेज हुआ उस दिन तक का कैरिंग अमाउंट कितना था? जिस दिन डैमेज आया उस दिन तक का कैरिंग अमाउंट कितना है? 21। और 21 के बाद तुमने उसको 6 महीने डेप्रिशिएट करना था, साल नहीं। हाँ 5 साल पे डेप्रिशिएट करना था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। हाँ 2.1 आया तो कितना रह गया हमारे पास? अच्छा 2.1 का मतलब है रिमेनिंग लाइफ को, हाँ ठीक है जी। अच्छा फिर चलो फिर सही है। अच्छा सर मुझसे बढ़ हो गया, चलो कितना आ रहा है अभी भी? 2.9 पक्का। चलो जी, काफी सारे बच्चों ने 2.9 निकाल लिया है, मोमिना बजान सबने। चलो जी मैं कह रहा हूँ, चलो जी मुझे एक बात बताएं। देखो पास पेपर के सवाल में पता है क्या होता है, जो एजेस ना सॉफ्ट होती है उसकी, पता नहीं चलता है ना सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो इसने एक खाम खा की पंचायत छोड़ दी, 15 अप्रैल की डेट डालने की क्या जरूरत थी भाई? तो ये कह देता यार ईयर एंड के ऊपर हमें वैल्यू रिपोर्ट मिल गई। अब लोग सोच रहे 15 अप्रैल को रिपोर्ट मिली है तो हमें 15 अप्रैल तक उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई 15 अप्रैल पे रिपोर्ट मिली है, लेकिन रिपोर्ट आपको जो वैल्यू न्यूज और ये सब कुछ मिली हुई है ना, ये ईयर एंड के ऊपर है, ठीक है जी। है जी। इम्पेयरमेंट देखो, उसूलन तो इम्पेयरमेंट उसी दिन बुक करनी चाहिए, लेकिन बाज औकात हमें वैल्यूअर को बुलाने में और ये सारे काम करने में और ये सारे मामला करने में ना निकल जाता टाइम। स्टैंडर्ड कहता है उसी साल बुक कर लो जिस साल की है वो, हाँ उस साल बुक कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। करते हैं, जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो उस दिन पे आके कैरिंग अमाउंट को लेके आओ और वहां इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो। लेकिन स्टैंड कहता है इतनी लेवरेज है क्या, तुम ईयर एंड तक भी अगर बुक कर लो ना, तो जिस साल की इम्पेयरमेंट है उसी साल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है जी। और कैरिंग अमाउंट जो ईयर एंड के ऊपर आ रही हो वो बिल्कुल उसकी सही रिमेनिंग लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बस चल जाए। बिल्कुल 2.9 आया, बिल्कुल सही है। अली मोहम्मद बिल्कुल सही है, आयशा बिल्कुल सही है, उसामा बिल्कुल सही है जी। चलो जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसूलन ये सारी की सारी कैलकुलेशन उसमें देनी चाहिए किस डेट की, नहीं दी है तो हमने क्या किया, हम आगे ले गए, हमने कहा चलो इम्पेयरमेंट ही बुक करनी है ना, कर लेते, कोई मसला नहीं। चलिए जी मुझे बताया मेरे को कैरिंग अमाउंट क्या कॉस्ट कितनी इस साल के स्टार्ट पे जब हमने खरीदा इसको? 30 मिलियन। इसको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं 15 साल पे, तो 2 मिलियन का डेप्रिसिएशन हो गया। तो मैं कह रहा हूँ सर 2000 31 मार्च 2007 पहला डेप्रिसिएशन, ऐसा 2007, 2008 और 2009। 2 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए और सर फिर
सर मेरे पास 2010 के किस डेट पे? सर 2010 पे भी आएगा ना मेरे पास, 31 मार्च 2010। अब देखिए सर यहाँ तक 2 रुपए का और, यानी मेरे पास सर को डेप्रिसिएशन बुक हो चुका था कितना, 8 रुपए का। तो 22 रुपए पे हम खड़े हुए थे जब हमारे पास साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2010। ऐसा ये नया साल स्टार्ट हुआ, इसमें भी 6 महीने चल गया एसेट, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और निकाल ले। 2 मिलियन अगर साल का था तो 1 मिलियन आधे साल का, कितना 21। ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट है एट 1 अक्टूबर 2010। अब बताओ इस कैरिंग अमाउंट को अब मैंने लेके चलना है 5 सालों में, तो सर अगर मैं इसको 5 सालों में डिवाइड करूं तो मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आता है? 21 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 4.2। अब बताएं सर इसको मैं आधा कर रहा हूं, 2.1, ये मेरे पास सर डेप्रिसिएशन आ गया, कितना रह गया? 18.9। ये मेरे पास है कैरिंग अमाउंट, ऐसा ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट है बिफोर डेप्रिसिएशन। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास डेप्रिसिएशन का जो डाटा दिया हुआ इम्पेयरमेंट का, वो क्या है सर मेरे पास? सर इम्पेयरमेंट है मेरे पास वैल्यू इन यूज कितने की? 16 की। फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने की है जनाब? 12 रुपए की। मुझे बताएं सर, मुझे इन दोनों का रिकवरेबल अमाउंट कितना जी? हायर ऑफ कितना? 16। इन दोनों को कंपेयर करूं तो इम्पेयरमेंट कितने की? 2.9। कैसे? देखो इस सवाल में ना एक चीज अपने पास लिख लेना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है जी। बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड एट 31 मार्च 2000 कौन सा हमारे पास 11, ठीक है जी। ये नोट कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी बाद में अगर तुम खुद करने बैठोगे, ठीक है जी। ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, अगर वो क्लियरली लिख देता कि दोनों वैल्यू उस डेट की है जिस दिन डैमेज हुआ है, तो पहले हम उसको इंपेयर करते फिर डेप्रिशिएट करते, क्लियर है? पहले हम उसको इंपेयर करते फिर हम उसको क्या करते? डेप्रिशिएट करते। कौन सा? वो कह रहा है एडप्शन ऑलरेडी चार्ज कर दिया तो हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। एडप्शन ऑलरेडी चार्ज हो गया तो हमने 15 साल पे कर दिया होगा, अब हमें नजर आया कि यार गलत है तो उसको रिवर्स कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, पीएल के एक्सट्रैक्ट्स में क्या आने चाहिए? पीएल में कितना कितने कितने रुपए का हिसाब किताब आएगा? 2000, अगर मैं 2010 का पीएल बनाऊं, ठीक है जी, बल्कि डेट सही लिखनी चाहिए, 31 मार्च 2011 पे अगर मैं पीएल बनाऊं, डेप्रिसिएशन 2 हिस्सों में लगा इधर, कितना? एक मेरे पास सर 1 रुपए का डेप्रिसिएशन अलग है और 2.1 का अलग है, दैट इज 3.1, और इंपेयरमेंट है कितने की? 2.9। तो ये टोटल कितने का हमारे पास एक्सपेंस आ गया हिसाब किताब? 6 रुपए का। ऐसा है पक्का? ठीक है जी सर। कौन सा? नहीं वो तो हम पीएल का एक्सट्रैक्ट बना के दे रहे हैं, ठीक है जी। जो वो रिवर्सल की एंट्री है वो बिल्कुल हम पास करेंगे। इस बंदे ने टोटल 2 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, ठीक है जी। हमें उस डेप्रिसिएशन को क्या करना है? 3.1 पे लेकर आना है, तो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक करना है 1.1 का। डन। अच्छा जी, मैं फिर रिपीट कर दूं, आइडियल सिनेरियो ये होता है कि जब आपका फिजिकल डैमेज आया उसी दिन बैठ के आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो। सर अगर डाटा आपके पास नहीं है, वो साल के एंड तक भी ले जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप साल के एंड पे इंपेयरमेंट बुक कर लेना, कोई मसले वाली बात, ठीक है जी। अच्छा जी सर, ये क्लियर हो गया? अच्छा जी सर सुने, मैं पूरी क्लास को समराइज कर रहा हूँ कोई 3-4 मिनट में। मुझे बताया मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया जब मैंने ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट की? मैंने आपको ये बताया मेरे बच्चों कि मेरे पास सर किस किस के ऊपर जो है वो IFRS सर IAS 36 अप्लाई नहीं होता। तो मैंने देखा सर मेरे पास IAS 36 अप्लाई नहीं होता इन्वेंट्रीज के ऊपर, उसके लिए IAS 2 मौजूद है। अकाउंट रिसीवेबल IFRS 15 में जनरेट होता है, 9 में इम्पेयर होता है। डेफर्ड टैक्स एसेट की वैल्यूएशन, डेफर्ड टैक्स एसेट की मेजरमेंट ये हम IAS 12 में ही देखते हैं, इसके लिए IAS 36 देखने की जरूरत नहीं है। सर फाइनेंशियल एसेट्स IFRS 9 में आते हैं और उनकी इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स भी IFRS 9 में लिखी है। इवन अकाउंट रिसीवेबल भी एक फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन सर वो जनरेट IFRS 15 में होता है, इंपेयर कहाँ होता है सर? अच्छा जी, फिर IFRS 9 में कुछ फाइनेंशियल एसेट्स ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। जब हम एक कंपनी के 20% एसेट्स परचेज कर लेते हैं, 20% शेयर्स परचेज कर लेते हैं, हम IFRS 9 के एम्बिट से निकल जाते हैं, ठीक है जी। वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो चाहे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हो, वो IAS 36 में डील होंगे, इस पर डील नहीं होंगे। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये तीनों फेयर वैल्यू पे कैरी होते हैं और इनके फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएल में जाता है। नो फर्दर इंपेयरमेंट टेस्टिंग, ठीक है जी।
सर इसका मतलब है मेरे पास IAS 36 में इफेक्टिवली वो सारे एसेट्स बचते हैं जिन पे IAS 16 अप्लाई करना है, चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, चाहे वो रिवोल्यूशन मॉडल पे, इंटेंजिबल्स हैं, चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे चले, चाहे वो रिवोल्यूशन मॉडल पे चले। और सर मेरे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, ठीक है जी। फिर सर मेरे पास मैंने फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो प्राइस जिस पे हम अपनी गुड्स बेच रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं वो फेयर वैल्यू नहीं है। सर जो मार्केट में हमारे जैसा एसेट मिल रहा है वो भी फेयर वैल्यू नहीं है। सर जो बिड प्राइस है, जो कस्टमर देने को तैयार है, वो हमारे लिए क्या है सर, फेयर वैल्यू है, डन है। फेयर वैल्यू हमारे में 160 है सर। फिर हमने ये पढ़ा जनाब कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक एसेट का वैल्यू न्यूज 1500 है, और सॉरी वैल्यू न्यूज जो है वो 1800 है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1500 है। तो सर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का रिकवरेबल इन दोनों का क्या होगा, हायर होगा। कितना, 1800। सर ये 1800 रुपए मेरे पास वैल्यू न्यूज है, वैल्यू न्यूज रिकवरेबल अमाउंट बन गया। इस रिकवरेबल अमाउंट को मैं कंपेयर करूंगा किससे, कैरिंग अमाउंट से। और मुझे बताओ सर कैरिंग अमाउंट का ये जो एक्सेस आ रहा है, ये जो एक्सेस आ रहा है कैरिंग अमाउंट का, ये क्या होगा सर, मेरे पास ये इंपेयरमेंट है। ऐसा है सर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अगली क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, मेरे उस पे भी, फेसबुक के प्रोफाइल पे भी। बाकी आपका जो फीडबैक है, ठीक है जी, वो ग्रुप पे मुझे बता दें। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि मतलब दिस वुड बी द बैच जिसको मैं काफी लंबे टाइम बाद पूरा खुद पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, जितने लोग भी है ना अपन के छोटू हैं सारे, ठीक है जी। और मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि अच्छे तरीके से लेके चलूंगा, लेकिन बंदे के पुत्र बन के तुमने भी क्लासेस देनी है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे, और जल्दी शादियां कराए आपकी।